एवरीवन, हमें की शुरुआत में हमारा हीरो फाई रेसिंग कर रहा होता है, जीतने के करीब ही होता है। तभी उसका अपोनेंट उससे आगे बढ़ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसका अपोनेंट चोट लगे हाथ के साथ खड़ा है, तो वो किसके साथ रेसिंग कर रहा है। उसका ध्यान भटक जाता है, वो हार जाता है। विनर अपना हेलमेट निकालता है। विनर हमारी हीरोइन होती है जीड। जीड का भाई सिला आता है और कहता है मेरी बहन से तो जीत नहीं सके, मुझसे क्या रेस जीतोगे। फाई चिढ़ जाता है। उसके भाई दिन और लोम उसे रोकते हैं झगड़ा करने से। जीत फाई को लूजर बुलाती है। फाई कहता है देख लेना नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा और वहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। नो जीत को ट्रॉफी देता है। नेक्स्ट सीन में हमें फाई के मॉम डैड को दिखाते हैं जो कि कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जीत उसके डैड के साथ आती है रैली निकालते हुए। फाई के डैड शोर सुनकर उस तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। फाई के डैड को देखकर जीत के डैड शो ऑफ करते हैं कि उनकी बेटी जीत गई। इन दोनों फैमिलीज में बिल्कुल नहीं बनती और इस दुश्मनी की वजह फाई की मॉम है, क्योंकि जीत के डैड फाई की मॉम को पसंद करते थे, लेकिन फाई की मॉम ने फाई के डैड से शादी कर ली। इसलिए जीत के डैड फाई के डैड की इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फाई आ जाता है, कहता है आप एक ही बार जीते हो फिर भी इतनी बकवास कर रहे हो। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेते हैं। ये देखकर फाई के डैड भी गन निकाल लेते हैं। नो आता है और उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, कुछ फायदा नहीं होता, वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर फाई की मॉम आ जाती हैं और इन दोनों को डांट देती हैं। वो दोनों ही अपनी गन नीचे कर लेते हैं। फाई उसकी फैमिली के साथ चला जाता है। जीत के डैड घर पहुँचते हैं। सिला उनसे बोल रहा होता है आप फाई की मॉम की वजह से फिर रुक गए, अब तो 20 साल हो चुके हैं, आप कब तक उन्हें नहीं भूलेंगे। जीत के डैड कहते हैं इस उपासना भी होती अगर वो मैत्री बीच में नहीं आता तो। जीत उसके डैड से पूछती है आंटी सुपासना तो आपकी फियांसे थी ना। वो कहते हैं हाँ ये सच था और अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं। अंकल मैत्री यानी फाई के डैड यहाँ पे अपने दोनों बेटों को बता रहे होते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम का नेचर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये बात जीत के डैड नहीं समझते हैं। इस उपासना को जीत के डैड बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो उन्हें शिकार के लिए ले जाते थे। ये सब उन्हें बहुत डरावना लगता था, इसलिए वह उन्हें पसंद नहीं करती थी। और मैंने जब उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने मेरे प्रपोजल को हाँ कर दिया। ये बात जीत के डैड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने बहुत झगड़ा किया। दिन कहता है इस दुश्मनी को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है क्या। मैत्री कहते हैं नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे, वो कभी नहीं मानेगा। सुपासना फाई से बात कर रही होती है मैंने और तुम्हारे डैड ने लव की वजह से शादी की थी, तुम्हें भी तुम्हारा सोलमेट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में फाई हॉर्स राइडिंग करते हुए जा रहा होता है। तभी उसकी नजर जाती है ट्रॉफी पर। वो उतरकर कहता है ये जीत तो बहुत बड़ी ट्रबल मेकर है। उसके बारे में बुरा बोलते हुए ट्रॉफी को मार रहा होता है। वो ट्रॉफी गिर जाती है। तभी वहाँ से जीत आती है और उससे कहती है तुमने मेरी ट्रॉफी क्यों फेंक दी, ये क्या, ये तो टूट भी गई है। वो कहता है पहली बात तो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी नहीं तोड़ी है, मैंने तो बस टच किया था, वो भी अपने एरिया में। उसे चढ़ाकर जाने लगता है। जीत को गुस्सा आता है, वह इस तरफ आती है, फाई को एक पंच मारती है, कहती है तुम जैसे पर्सन को जब तक कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ता ना, तुम अपनी गलती नहीं मानते हो। और अपना फोन दिखाती है जिसमें वह छुपकर वीडियो बनाई थी। उससे कहती है ध्यान से देखो। वो कहता है वाह क्या बंदा है, क्या हॉर्स राइडिंग कर रहा है। एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं है, तभी तुम मुझे छुपकर रिकॉर्ड कर रही थी। जीत कहती है खुद की क्या तारीफ कर रहे हो, आगे देखो, तुमने जानबूझकर मेरी ट्रॉफी गिराई थी। तुम मुझे दुखी करना चाहते थे ना, इसलिए तुमने ये सब किया। देखो तुम कितना खुश हो रहे हो। जेड फाई की तरफ देखती है। दोनों ही काफी क्लोज आ गए थे वीडियो देखते देखते। तभी उन्हें आवाज आती है यहाँ पर मिल्क आई हुई थी फाई को ढूंढते हुए। जेड उसे देखकर बोलती है लो आ गई तुम्हारी डार्लिंग। उसे देखकर मुंह बना रही होती है। फाई उससे कहता है तुम्हें उससे जलन हो रही है ना, क्योंकि भगवान ने उसे बहुत अच्छा फिगर दिया है और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बिल्कुल फ्लैट हो। उसका मजाक उड़ाता है। वो गुस्से में उसे मारकर चली जाती है। मिल्क उसकी तरफ आ रही थी तो वह छिप जाता है, क्योंकि मिल्क बहुत ही चिपकू है। वहाँ बचकर जा रहा होता है, लेकिन मिल्क उसे देख लेती है, उसके पास आ जाती है, उसे गिफ्ट देती है, कहती है इसे खोलकर देखो। वह खोलकर देखता है, उसमें ट्रॉफी निकलती है। तुम कंपटीशन भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन ट्रॉफी तो तुम्हें फिर भी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। तभी उसका ध्यान जाता है फाई के चेहरे पर जहाँ चोट लगी थी। जेड ने उसे मुक्का जो मारा था, वह उसे झूठ बोलता है मैं टकरा गया था। जेड यहाँ पर पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती है, उनकी नकल उतारती है, सोचती है क्या मैं सच में बहुत ही फ्लैट हूँ। वह गुस्से में घर आती है, खुद को मिरर में देखती है
सोचते हुए सपना देखने लगती है कि उसने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है। मिल्क आती है, उसको देखकर शॉक हो जाती है मिल्क, क्योंकि मिल्क उसके सामने बहुत ही छोटी लगती है और ये सपने देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। जीट को कोई आवाज लगाता है और उसका सपना टूट जाता है। फाई यहाँ फार्म में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर साग आकर कहता है कि तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। फाई कहता है कौन, मिल्क आ गई क्या फिर से? वो कहता है नहीं, उसके जैसे ही है एक लड़की। फाई सोचता है पता नहीं कौन आया है। नेक्स्ट सीन में हमें जीट को उसके फार्म में दिखाते हैं। जीट से मिलने उसका दोस्त याई आया होता है, उसे अपनी वेडिंग में इन्वाइट करने के लिए। फाई से मिलने उसकी फ्रेंड आई होती है पिमाई, जो कि उससे बोल रही होती है तुम्हें ग्रूम्समैन बनना पड़ेगा। फाई कहता है लेकिन ग्रूम्समैन तो दूल्हे का दोस्त बनता है ना, मैं कैसे? पिमाई कहती है मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए ग्रूम्समैन तो तुम ही बनोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे ग्रूम बन जाओ या तो ग्रूम्समैन बन जाओ, तुम सोच लो। नेक्स्ट सीन में फाई ये बात सभी घर वालों को बताता है कि उसे 3 दिनों के लिए जाना है, पिमाई की शादी हो रही है। उसके भाई कहते हैं इस बार तो ये ग्रूम्समैन बन रहा है, नेक्स्ट टाइम ये पक्का ग्रूम बनेगा और इसकी होने वाली बीबी इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देगी। फाई अपनी चोट पर हाथ लगाता है, कहता है वो मेरी टाइप की नहीं है। यहाँ जीत बहुत ही स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि उसके पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं होती। वो सोचती है याई ने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को एक अच्छी ड्रेस में इमेजिन करती है, सपना देखने लगती है फाई मुझे अच्छी ड्रेस में देखेगा तो पक्का बेहोशी हो जाएगा। देन अपने सपने से बाहर आकर कहती है मैं उस पर्वर्ट के बारे में क्यों सोच रही हूँ। नेक्स्ट डे जीट जा रही होती है उसकी कार से, तभी उसकी कार दूसरी कार से हिट हो जाती है और वो कार फाई की ही होती है। जीट गुस्से में बाहर आती है कार से और कहती है तुमने मेरी कार को टक्कर क्यों मारी? अगर मेरी कार को कुछ भी हुआ तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फाई उससे गुस्से में कहता है अरे डैमेज की तो बात ही छोड़ो, मैं खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जेट कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ समझे, ये पार्किंग की जगह पहले मैंने देखी थी। फाई कहता है कहानियाँ तो बहुत अच्छी बना लेती हो, सच्चाई तो तुम्हारे सामने है, देखो मेरी कार कितनी क्लोज है पार्किंग के। जेट कहती है मैं तो यहीं पार्क करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी मिल्क आती है और कहती है ये पार्किंग स्पेस मेरी सैलून की शॉप के लिए है। फाई मुझसे मिलने आया है, तुम बीच में क्यों आ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें फाई पर क्रश है? मैंने तुम्हें कई बार देखा है फाई के आसपास। जेट मिल्क को परेशान करने के लिए फाई के क्लोज जाकर कहती है अगर मैं इसे पसंद नहीं करती तो मैं ऐसे बार बार झगड़े नहीं करती। उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे फ्लाइंग किस देकर चली जाती है। मिल्क तो उसे चिल्लाती ही रहती है। वह साग का हाथ पकड़ के कहती है देखो ना फाई, वो कह के गई है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगी। देन उसका चेहरा देखकर पीछे हट जाती है और कहती है तुम्हारा बॉस कहाँ गया? वो कहता है वो तो गया। नेक्स्ट सीन में हमें नो की शॉप में दिखाते हैं जेट को, जो कि उसके पास अपनी ड्रेस बनवाने आई होती है। वो उससे सजेस्ट करता है बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए, कौन किस टाइप की जीन्स चाहिए, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? वो कहती है नहीं इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अपनी ड्रेस के बारे में बताने लगती है। नो को तो उसकी बात से समझ नहीं आ रही होती है। तुम्हें पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे लिए डिजाइन कर दूंगा। तभी पीछे से फाई आकर कहता है इसके पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है दिखाने के लिए, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो उसे घूर कर देखती है, नो से कहती है तो मेरे लिए थोड़ी और सेक्सी सी ड्रेस बना देना। नो कहता है ये तो प्रीवियस ऑर्डर से बिल्कुल ही हटकर है, तुम्हें सिंपल ड्रेस चाहिए थी, अब तुम्हें सेक्सी ड्रेस चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। फाई को घूर कर देखती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉप से बाहर आते हैं। जीट फाई से कहती है तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हो ना, लेकिन मैं अपना वक्त तुम जैसे इंसान पर वेस्ट नहीं करूंगी। फाई कहता है मैंने सच ही तो कहा, तुम्हारे पास है ही क्या दिखाने के लिए? वो उसका नाम जोर से चिल्लाती है। फाई कहता है अच्छा ठीक है, इस मैटर पर हम बहस नहीं करते हैं, वैसे भी बहस करने से तुम्हारा साइज तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना। वो उसे घूर कर देखती है, वो उसे बाय कर चला जाता है। वह चिढ़ती ही रह जाती है। जेट फाई का पीछा करती है। फाई यहाँ चुप रहा होता है क्योंकि मिल्क उसकी राह देख रही होती है। वह साग से पूछ रही होती है क्या तुम्हारा बॉस आ गया? फाई साग को इशारे से कहता है कि मत बताना उसे मैं यहाँ पर हूँ। मिल्क को जैसे तैसे रोकता है। फाई वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये सब कुछ जेट देख रही होती है। वो सोचती है आखिर ये जा कहाँ रहा है। वो उसका पीछा करती है। फाई हॉस्पिटल में आया हुआ था, एक नर्स से जाकर बात करता है। जेट सोचती है ये तो नर्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो भी सीक्रेटली। नेक्स्ट सीन में हमें फाई को कैफे में दिखाते हैं। कैफे में मिल्क पहले से ही होती है। उसके पास आकर कहती है सरप्राइज, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। उसके आसपास घूमकर डांस करते हुए ड्रिंक सर्व करती है। तभी यहाँ सिला आता है अपने दोनों चमचों के साथ।
सिला मिल के पास जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फाई बीच में आता है और उसे रोकता है। तभी वहाँ कैफे का ओनर आता है और कहता है तुमको फाइट करनी है तो कहीं और जाकर करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में सिला जीत रहा होता है। सिला उससे कहता है मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम जिससे प्यार करोगे उसे भी और जो तुमसे प्यार करेगा उसे भी। ये बात सुनकर फाई को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी यहाँ पीछे से जेड आ जाती है। उससे कहती है तुम मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? मिल्क कहती है क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे मॉलेस्ट कर रहा था। फाई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हीरो की तरह। उसकी बात सुनकर जेड कहती है मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। वह कहती है तुम्हें मुझ पर दया क्यों आ रही है? जेड कहती है क्योंकि ये तुम्हारा अकेले का लवर नहीं है, किसी और का भी है। ये सुनकर मिल्क शॉक हो जाती है और फाई से कहती है फाई इसे सच बताओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फाई जेड की तरफ देखते हुए कहता है मेरी मॉम और मेरी बहन नाम के अलावा मैं केवल एक ही लड़की को लव करता हूँ, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बताता। मिल्क तो बहुत ही खुश हो जाती है। जेड बहुत ही गुस्से में चली जाती है। सिला कहता है अभी हमारा हिस्सा बाकी है। नेक्स्ट सीन में जेड घर पर होती है उसके डैड के साथ। डैड कहते हैं तुम्हारा भाई जरूर फार्म में होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सिला के दोनों चमचों को दिखाते हैं जो कि एक बंदे को डराते हुए कहते हैं तुम बॉस के पैसे कब लौटाओगे? वह कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तभी पीछे से सिला आता है और कहता है ठीक है पैसे मत देना, बट मेरा एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें फाई को दिखाते हैं जो कि उसकी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ साग दौड़ते हुए आता है, कहता है एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फाई जल्दी से जाता है फार्म में। यहाँ फाई की एक फेवरेट गाय होती है जो बहुत ज्यादा ही बुरी कंडीशन में होती है। वह गुस्से में बाहर आता है। तभी वहाँ मॉम भी आ जाती है। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है ये सब उस सिला का ही काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मॉम कहती है तुम्हें पक्का कैसे पता उसी ने किया है? और वैसे भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। उसकी मॉम उसे रोक लेती है। यहाँ जेड के घर पर सिला गन लेकर खड़ा होता है। कहता है मुझे पक्का पता है फाई आएगा। जेड को तो कुछ पता नहीं होता। वह उससे कहती है तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो आएगा? सिला कहता है तुमने देखा नहीं था आज मुझे किस तरह मार रहा था वो? जेड कहती है हाँ मुझे पता है और वो जीत गया था तो अब वो रिवेंज लेने क्यों आएगा? तभी डैड बीच में बोलते हैं मुझे पता है वो पीछे से वार करने वाले लोगों में से है। उस फाई के डैड ने भी ऐसा ही किया था और उसका बेटा भी ऐसा ही है। पर देखती है ये सब यहीं सो गए थे। फार्म जाने के लिए निकलती है। तभी फाई की कार उसकी कार के सामने आ जाती है। कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? फाई कहता है मैं जो भी करता हूँ सामने से करता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई पीठ पीछे वार करता है। जीत को सिला की सारी करतूतों के बारे में बताता है। वो विश्वास नहीं करती। फाई कहता है ये सब तुम्हारे भाई ने ही किया है। मेरी गाय अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसे वार्निंग देकर चला जाता है उसकी गाय के पास। यहाँ जीत काम कर रही होती है। यहाँ सिला के चमचे उससे बात कर रहे होते हैं। वो गाय अभी मरी नहीं। फाई तो रात भर सोया ही नहीं। तभी जीत उसे आवाज देती है। सिला उस तीसरे बंदे को जाने को कहता है। जीत कहती है वो आदमी कौन था? पहले तो कभी देखा नहीं। सिला कहता है लोन मांगने आया था। उसकी बात सुन कहती है कहीं तुम गैम्बलिंग तो नहीं करने लगे हो? ऐसा काम करोगे तो पक्का एक दिन जेल जाओगे। सुनाकर चली जाती है। सिला कहता है बच गया, उसने कुछ सुना नहीं। इधर शॉप में दोनों को एक ही हैट पसंद आ रही होती है। इस पर दोनों लड़ने लगते हैं। फाई की मॉम आकर मैत्री को समझाती है और उसे मना कर ले जाती है। मैत्री कहते हैं मैंने पहले देखी थी वो हैट। वह कहती है कोई बात नहीं तुम दूसरी ले लेना। जीत नौ के पास आती है अपनी ड्रेस लेने के लिए। फाई के बारे में पूछती है वह आया कि नहीं। तभी ड्रेसिंग रूम से फाई बाहर आकर कहता है मुझे ढूंढ रही हो? ड्रेस को देखकर कहता है ये तो सी थ्रू है। फाई से कहती है तुम अपने काम से काम रखो। फाई कहता है हाँ ठीक है, वैसे जब तुम इसे पहनोगी तो एक फ्लैट बोर्ड की तरह लगोगी। उसकी बात सुनकर जेड उसे मारने लगती है। उसे जैसे ही किक मारने वाली होती है उसकी हालत देखकर पीछे हट जाती है। उसे परवर्ड बुलाती है, वहाँ से चली जाती है। फाई भी अपनी हालत देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, वहाँ से बचकर निकल जाता है। यहाँ जेड के डैड भीड़ देखकर पूछते हैं क्या चल रहा है। सब उसे बताते हैं ये सभी लोग अपनी जमीन बेचने आए हैं कराई पॉप को। वो पूछता है ये कराई पॉप कौन है? तभी वहाँ कराई पॉप आता है, उसे अंकल कहकर बुलाता है। जीत के डैड उसे पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें घर पर दिखाते हैं। जीत के डैड कहते हैं ये मेरे दोस्त का बेटा है। सिला कहता है कहीं ये भी तो आपसे पैसे मांगने नहीं आया? डैड कहते हैं नहीं, वो तो यहाँ पर जमीन खरीदने आया है रिजॉर्ट बनवाने के लिए। ये बात सुनकर सिला का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। तभी यहाँ जीत भी आ जाती है। कराई पॉप जीत को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। देन सभी को लंच के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाते हैं। जीत को सारी बात पता चलती है। वह कहती है जो हमारा लैंड तुम्हें पसंद आ रहा है वो हम नहीं बेचना चाहते, क्योंकि मैं अपनी
फार्म को और एक्सपेंड करना चाहती हूँ उस प्लेस पर। चीट की बात को उसके डैड और सिला सीरियसली नहीं लेते हैं, बात टाल देते हैं। यहीं से लोम भी गुजर रहा होता है, चीट को देखता है, सारी बात जाकर फाई को बता रहा होता है। वो लड़का काफी रिच लग रहा था, उसे बहुत प्यार से देख रहा था, मुझे लगता है वो उसे पसंद करता है। फाई उससे गुस्से में कहता है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। साक कहता है, क्या फाई सच में जीत को पसंद करते हैं? लोम कहता है, क्यों, तुम्हें जानना है क्या? वो ध्यान नहीं देता, उसके पीछे फाई खड़ा होता है। वो जैसे ही पीछे पलटता है देखकर डर जाता है, लेकिन पूछ ही लेता है। फाई कहता है, मैं अपने डैड की दुश्मन की बेटी से कभी प्यार नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में जेड उसकी ड्रेस देखती है, वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये फाई के कपड़े थे। उसमें एक एक्स्ट्रा पार्सल भी होता है, वो खोल के देखती है और उसे फेंक देती है। यहाँ फाई जब अपनी ड्रेस चेक करता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि ये क्या है, एंड इमेजिन करने लगता है उन कपड़ों में जेड कैसी लगेगी। सोच कर खुद ही हंसने लगता है। यहाँ जेड भी इमेजिन कर रही होती है फाई उस लड़कियों वाली ड्रेस में कैसे लगेगा। सब इमेजिन करके वो भी पागलों की तरह हंसने लगती है। नेक्स्ट डे ये दोनों अपनी ड्रेस एक्सचेंज करने आए होते हैं, एक दूसरे पर चिढ़ रहे होते हैं, कहते हैं तुम्हारी वजह से ही ड्रेस बदला गई। फाई जेड का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहा होता है। जेड को बहुत ही गुस्सा आती है, वो उसे मारने लगती है। मारने के चक्कर में वह उसी पर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेड उठती है, उसे मारकर भाग जाती है, उसे पीछे पलट के देखती है। फाई को उसे देखकर बहुत हंसी आ रही होती है, वो वहाँ से चली जाती है शर्मा कर। नेक्स्ट सीन में हमें सिला को दिखाते हैं। साक की गाड़ी के सामने आ जाता है। साक निकल के पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? सिला कहता है, मुझे ये सारा दूध चाहिए है, और निकालने लगता है। साक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, सिला उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पे फाई आ जाता है, इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। फाई उसे एक पंच मारता है और सिला का मुंह सीधे गोबर में जाता है। उसकी हालत देख के उसके दोनों चमचे आते हैं, बॉस बॉस चिल्लाते हुए उसे ले जाते हैं। यहाँ डेयरी ऑपरेटर्स का सेमिनार चल रहा होता है। जेड कहती है, हम कब तक इंतजार करेंगे, हमें कई सारे टॉपिक्स पर बात करनी है, हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, हम पिछले 30 मिनट से वेट कर रहे हैं। तभी पीछे से फाई आ जाता है, सभी से इंतजार के लिए माफी मांगता है। यहाँ सिला उसके डैड के साथ आ रहा होता है, उसके डैड गन चला रहे होते हैं हवा में। फाई के डैड बाहर आकर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? सिला के डैड कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा बेटा, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है, देखो उसने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है। तभी वहाँ दिन आता है साक के साथ और सारी सच्चाई बताता है। मैत्री कहता है, सुन लिया तुमने? सिला के डैड कहते हैं, मुझे इन सभी बातों पे विश्वास नहीं है, मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है। फाई की मॉम कहती है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उसे जाने के लिए कहती है। ये दोनों सेमिनार से बाहर आते हैं। जेड अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो हो ही नहीं रही होती। वो अपनी कार को चेक कर रही होती है। फाई आकर पूछता है, कुछ हेल्प चाहिए क्या? कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। फाई उसे कहता है, देखो कितनी रात हो गई है, ये एरिया भी ठीक नहीं है, यहाँ आसपास जंगल बहुत है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फाई उसे जाते जाते भी पूछता है, वो मना कर देती है, अकेले ही चल रही होती है। सिला के पास उसका कॉल आता है, ठीक है मैं डैड को भेज देता हूँ तुम्हें लाने के लिए, और स्माइल करने लगता है। जेड डरते हुए जा रही होती है, फाई पीछे से आता है, वह डर जाती है, उसे मारने लगती है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो मान ही नहीं रही होती, वो कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। गाड़ी आ जाती है, उसमें से कराई पॉप आता है। वो कहता है, क्या हुआ, ये कौन है? जेड से पूछता है। जेड कहती है, कोई नहीं, चलो यहाँ से। फाई उसकी नकल उतारता है, वहाँ से चला जाता है गुस्से में। जेड घर पहुँच जाती है। डैड जेड की चिंता कर रहे होते हैं। कराई पॉप बताता है, मैंने जेड को एक लड़की के साथ देखा था। जेड बताती है उसके डैड को, फाई उसे घर छोड़ने को बोल रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। यहाँ पे सिला आता है, कराई पॉप की तारीफ कर रहा होता है। जेड उस पर ध्यान नहीं देती, वहाँ से उठकर जाने लगती है। सिला उसे रोकता है, वो कहती है, मुझे कल सुबह एयरपोर्ट जाना है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। यहाँ फाई के घर में ये लोग बात कर रहे होते हैं। डैड कहते हैं, फाई तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? फाई कहता है, मुझे नाम की याद आ रही है। डैड कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम तीनों भाइयों को, तुम अपनी बहन की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। दिन कहता है फाई से, मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। लोम कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये उसके दिल की प्रॉब्लम है, वो किसी को नहीं बता सकता। दिन कहता है, जेड के बारे में होगी जरूर से। फाई कहता है, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, तो बस अपने फार्म के बारे में सोच रहा था। वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है, लेकिन उसके दोनों भाई उसे छेड़ते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में फाई जेड से बोल रहा होता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो जेड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जेड पलट कर कहती है, क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। फाई नींद में बहुत तेज चिल्लाता है, आई लव यू जेड, और अचानक से उठ जाता है कि ये मैं क्या सपना देख रहा था। वो अननोइंग लड़की अब मेरे सपनों में भी आके मुझे टॉर्चर करने लगी, सोने की कोशिश करने लगता है। जेड धीरे धीरे फाई के पास आती है, हम दोनों लवर्स
पास है। कराई पॉप उन्हें बहुत हैरानी से देख रहा होता है। तभी जेड का सपना टूटता है, वह उठकर बैठ जाती है, कहती है ये कैसा डरावना सपना था मेरा। नेक्स्ट डे ये दोनों एयरपोर्ट पर टकराते हैं। मिल्क उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं तुम फाई का पीछा तो नहीं कर रही। जेड कहती है बिल्कुल नहीं, और वैसे भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है क्यों ना तुम फाई के साथ ही चल जाओ उस पर नजर रखने के लिए। वो कहती हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। फाई का तो चेहरा ही उतर जाता है ये बात सुनकर। वो कहता है मिल्क मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम जरूर रात में चलेंगे। उसे पीछे सुड़ाने की कोशिश करता है। मिल्क मान ही नहीं रही होती। वो कहती अच्छा ठीक है, मेरी एक कंडीशन है, अगर मुझे किस करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। फाई बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर चला जाता है। मिल्क तो सपनों में ही खो जाती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उसे कहता है आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या। मिल्क तो फाई को ढूंढने लगती है, जाने की कोशिश करती है, उस लड़के से टकरा जाती है, उसका सामान गिर जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं मैं उठा लूंगा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। वहाँ से चला जाता है। जेड अपनी सीट पर आकर बैठती है और बदकिस्मती से उसके बाजू में फाई ही बैठा होता है। जेड वहाँ से उठकर कहती है मुझे अपनी सीट बदलनी है। फाई कहता है तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है तुम यहाँ बैठ सको, इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो। जेड उसकी बात सुनकर वापस आकर बैठ जाती है। फाई बिस्किट खा रहा होता है, उसे खांसी आ जाती है। खांसते खांसते जेड को देख रहा होता है। जेड की तरफ मुंह करके ही खांसने लगता है। जेड के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वह उसे साफ करने लगती है, उसे न जाने क्या क्या बोलती है, अपना गुस्सा निकाल रही होती है। फाई उसका मुंह बंद कर देता है और अचानक से उससे दूर हटकर अपनी नाक बंद करते हुए कहता है तुमने क्या खाया था। जेड बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है। उससे कहती है अगर तुम अब चुप नहीं हुए ना तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि तुम मुझे मॉलेस्ट कर रहे थे। और अपना बदला लेने के लिए उसे काफी बार चिमटी खोलती है। ये सारी हरकतें ये लड़का देख रहा होता है और बहुत हंस रहा होता है उन दोनों पर। जेड अपना लगेज लेने जाती है। ये लड़का जेड से पूछता है क्या आपकी होटल में बुकिंग हो चुकी है। वो कहती है हाँ, और होटल का नाम भी बताती है। वो कहता है अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उसे अपना नाम प्रियोग बताता है। जेड अपना नाम बताती है, उसे चलने के लिए कहती है। फाई एयरपोर्ट से बाहर आता है, उसे वहाँ कोई लेने आया था। वो उसे रास्ता दिखाता है। जब वैन का गेट खुलता है जेड और फाई एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फाई कहता है दुनिया सच में बहुत छोटी है। जब वैन में ये लोग जा रहे होते हैं फाई उसकी तरफ गिर जाता है। वो उसे धक्का देती है, उस पर अपना गुस्सा निकालने वाली होती है लेकिन अपनी इमेज का ख्याल आ जाता है उसे। जेड कहती है प्यूक को देखो वहाँ पर। प्यूक जैसे ही बाहर देखता है जेड अपना बदला ले लेती है। ये लोग रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं। फाई उससे कहता है तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम एक अमीर बंदे को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना। जेड कहती है तुम्हारे मन में केवल बुरे विचार ही आते हैं, अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो पैसों के लिए नहीं करूंगी। उसे मारकर चली जाती है। जेड को उसका फ्रेंड दिखता है, वो जाकर उसे हक करती है। फाई उसे बहुत हैरानी से देख रहा होता है, उसके पीछे जाता है मगर जेड उसे कहीं नहीं दिखती। तभी पीछे से पिमाई आकर कहती है तुम आ गए। यहाँ याई जेड को उसका कमरा दिखा रहा होता है। याई जेड से कहता है तुम अभी आराम करो। यहाँ पिमाई भी फाई को उसका रूम दिखा देती है। जेड यहाँ पर आराम कर रही होती है। फाई आता है उसके पास, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है यहाँ बैठ के नोवेल पढ़ी जा रही है। ये दोनों फिर झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ प्यूक आता है, जेड से पूछता है क्या मैं आपके साथ वॉक पर चल सकता हूँ। जेड प्यूक से बोलती है आप तो नोवेल के हीरो की तरह आए हो प्रिंस बनकर। उसके साथ चली जाती है। फाई गुस्से में उस नोवेल को ही फेंक देता है। सिला कराई पॉप के साथ होता है। कराई पॉप कहता है मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके का काम भी करते हो। सिला कहता है ये तो मेरा साइड बिजनेस है। फाई जेड की रास्ता देख रहा होता है, अभी तक आई नहीं। पिमाई आकर कहती है तुम यहाँ खड़े क्यों हो। फाई पिमाई से कहता है वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से मुझे कब मिला रही हो। वो कहती है क्यों नहीं चलो। फाई ग्रूम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो याई होता है, जेड का दोस्त। पिमाई याई से पूछती है मेरी ब्राइडमेड कहाँ है। याई कहता है वो देखो बस आ ही गई। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक ही प्लेस पर दोनों अपने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ही आए हैं। प्यू कहता है जैसा कि सब कुछ तय हो चुका है तो आज मैं ट्रीट देता हूँ। फाई कहता है तुम किसकी तरफ से हो। पिमाई बताती है वह किसी की तरफ से नहीं है, ये होटल इसी का है। ये बात सुनकर फाई चुप हो जाता है। यहाँ कराई पॉप कसिनो ले आता है गैम्बलिंग करने के लिए। उसे लालच भी देता है काफी सारा कि तुम बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। यहाँ ये सभी लंच कर रहे होते हैं। देन बैचलर पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। जेड वॉशरूम जाना है कहकर चली जाती है। यहाँ कराई पॉप किसी के पास आता है, कहता है मैंने आपसे जो पैसे लिए थे उसका इंतजाम करने का रास्ता मैंने निकाल लिया है, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग अभी भी पार्टी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ फाई जेड को चिढ़ाते हुए कहता है तुम लड़कियों वाले कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। जेड कहती है
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छी लगूंगी कल, तुम देख लेना। फाई कहता है नहीं लगोगी। बा कहती है मैं बहुत अच्छी लगूंगी। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। होटल का स्टाफ आकर इन्हें देखने लगता है। फाई उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जेड कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसे बचकर भागने लगती है। फाई उसे और डराने लगता है। वह कहती है दूर हटो मुझसे, दूर हटो। तभी उससे पेमाई पूछती है क्या हुआ जेड? फाई तो उससे बहुत दूर खड़ा होता है। फाई कहता है जेड को लग रहा था कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। जेड कहती है तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे थे? फाई कहता है क्योंकि यहाँ पर मेरा भी रूम है और वैसे तुम्हारे रूम की चाबी गिर गई थी जो मैंने फंसा दी है, चाहो तो तुम देख लो। याई कहता है जेड प्लीज तुम जाकर सो जाओ। यहाँ सिला उसके डैड को बता रहा होता है डैड कराई पॉप बहुत रिच है, मैं कल उसका घर देखने गया था। कराई पॉप की तारीफें कर रहा होता है। यहाँ फाई गाना गा रहा होता है। जेड आगे आगे चल रही होती है। जेड कहती है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? फाई कहता है अरे क्या हुआ, मैं मेरी मॉम का फेवरेट गाना गा रहा हूँ, तुम्हें इससे भी परेशानी है? तन कहता है ओ मुझे याद आया तुम्हारी मॉम नहीं है ना, सॉरी। जेड कहती है हाँ नहीं है मेरी मॉम और उनकी डेथ भी मेरी वजह से ही हुई थी। हो गए खुश तुम, क्योंकि मेरे पास नहीं है मॉम और तुम्हारे पास है। कर लिया तुमने मुझे दुखी, मैं अपनी वीकनेस तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। जाने लगती है। फाई उसे रोककर कहता है देखो पिमाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा याई बेस्ट फ्रेंड है, तो हम उन दोनों की शादी में आए हैं तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जेड कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फाई कहता है एक काम करते हैं, हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। फाई जीत जाता है। यहाँ सिला उसके डैड को मना रहा होता है जमीन बेचने के लिए, क्योंकि अभी जेड भी नहीं होती, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जेड कहती है ठीक है मैं हेल्प कराऊंगी, लेकिन हम एक गेम और खेलेंगे, जो भी हारेगा उसे असिस्टेंट बनना पड़ेगा। इस गेम में फाई हार जाता है। जेड कहती है अब तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जो कहूँगी वही करना पड़ेगा। काफी कोशिशों के बाद सिला उसके डैड को मना ही लेता है। ये लोग फ्लावर सेट कर रहे होते हैं। प्यूक आकर जेड को फ्रूट्स देता है। जेड कहती है अरे आप क्यों सर्व कर रहे हो? प्यूक कहता है क्योंकि मैं अभी 2 घंटों के लिए फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प भी करा देता हूँ। फाई इन दोनों को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। फाई यहाँ लाइटिंग लगा रहा होता है। प्यू उसके पास आकर उसे जूस पिलाता है। उसके माथे पर स्वेट देखकर वो साफ करने लगता है। फाई कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? प्यू कहता है अरे मैं तो पसीना पोंछ रहा था, पिंपल्स हो जाएंगे तुम्हें नहीं तो। तभी जेड आकर कहती है मैं और फाई यहाँ का काम देख लेंगे, आप फ्लावर्स अरेंज करने में मेरी मदद करा दो। फाई को एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। यहाँ बेमाई अपना मेकअप करा रही होती है नो से। नो पीछे पलट कर देखता है। इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। नो कर कहता है अरे जेड तुम यहाँ? जेड कहती है हाँ मेरी बदकिस्मती जो इसके साथ फंस गई हूँ मैं। इनकी बैचलर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। फाई खड़ा होता है। नो आकर उसके पास कहता है तुम जेड का वेट कर रहे हो? इनकार करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। नो कहता है लड़कियों को तैयार होने में समय लगता है। फाई मुंह सिकोड़ रहा होता है। तभी यहाँ जेड आती है, वो भी तैयार होकर उसको तो देखता ही रह जाता है फाई, क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही होती है। नो तो उसकी तारीफ भी करता है। फाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जेड तुम्हारे पैर पिग के पैर की तरह लग रहे हैं। जेड लड़ने ही वाली होती है। नो कहता है तुम दोनों एक भी दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? तभी यहाँ पीयूक आ जाता है। पीयूक जेड की बहुत तारीफ करता है। फाई बहुत गुस्सा होता है। नो से कहता है मुझे तो लगता है ये पीयूक है ना? ये है। कहता है वैसे तो मुझे पता चल जाता है मेरे सामने कि कौन गे है, पर इस पीयूक का मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये दोनों पीयूक के बिहेवियर को देख रहे होते हैं। नो अनाउंसमेंट करता है डांस के लिए। सबसे पहले ब्राइड और ग्रूम का डांस होता है। देन बेस्ट मैन और बेस्ट मेड को डांस करने के लिए कहते हैं। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। फाई सबसे पहले डांस करता है। जेड भी डांस करते हुए फाई को अच्छी टक्कर देती है। देन इन दोनों के बीच में ड्रिंक कंपटीशन होता है, जिसमें ये दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में नो प्यूक से मेडिसिन मांगता है। प्यूक उसे स्लीपिंग पिल्स, हैंगओवर दोनों की दवाई देता है। यहाँ ये दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत परेशान होता है। जेड वॉशरूम से बाहर आती है। फाई की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, वो भी वॉशरूम से बाहर आता है। जेड कहती है फाई से देखा मेरा अल्कोहल टॉलरेंस तुमसे ज्यादा अच्छा है। जेड सीधी खड़ी भी नहीं रह पा रही होती। वह बीमारी से दूर हटने की कोशिश करती है। जैसे ही गिरने वाली होती है प्यूक आकर उसे संभाल लेता है। ये इन दोनों को संभालते हुए इनके कमरों में ले जा रहे होते हैं। आधे रास्ते में एक सर्वेंट आती है प्यूक को बुलाने के लिए। उसे कुछ काम होता है, वो चला जाता है। जाते जाते पेमाई को भी वॉमिट जैसा फील होने लगता है। याई पेमाई को ले जाता है। नो को जेड की जिम्मेदारी दे देता है। नो इन दोनों को कमरे में ले आता है। देन इन दोनों को मेडिसिन खिलाता है हैंगओवर की। मेडिसिन चेक करता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। उसने गलती से स्लीपिंग स्पेल खिला दी होती है इन दोनों को।
वो काफी परेशान होने लगता है। उन दोनों को अच्छे से सुला देता है। स्लीपिंग पिल उसने भी खाई थी तो वो भी बेहोश हो जाता है। मॉर्निंग में नो के पास कॉल आता है प्यूक का। वो जल्दी से उठता है, अपना चेहरा देखकर थोड़ा सा मेकअप करने लगता है। जल्दी के चक्कर में उसका लिप टिंट जेड की पैंट पर गिर जाता है, जिससे वो पूरा ब्लड स्टेन जैसा दिखने लगता है। नो तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिल्क को एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। यहीं पर प्यूक भी होता है। तभी यहाँ नो आता है। उसकी फ्लाइट थी, वो वापस जा रहा होता है। वो मिल्क को देख लेता है, दूर से ही हाय कर देता है। यहाँ फाई नींद में उठता है, वॉशरूम जाता है और आकर चुपचाप वैसे ही सो जाता है। यहाँ प्यूक किसी गेस्ट को रिसीव करने आया होता है। उनकी वैन में मिल्क भी बैठी होती है, क्योंकि वह उन्हीं के रिजॉर्ट में जा रही होती है। यहाँ ये दोनों बहुत आराम से सो रहे होते हैं। जेड की नींद खुलती है। वह उससे कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? फाई कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? जेड उसे मारने लगती है। फाई उससे कहता है, तुम्हारे शॉर्ट्स पर क्या लगा है? जेड अपने शॉर्ट्स को देखकर हैरान हो जाती है। फाई को मारते हुए कहती है, फाई तुमने मेरा रेप कर दिया। फाई कहता है, तुम्हारी पीरियड्स आए होंगे, ये क्या बोल रही हो तुम? जेड कहती है, नहीं वो तो 2 दिन पहले ही गए हैं, तुमने मौके का फायदा उठाया है। उसे बहुत मारती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कहती है, देखो सबूत सामने ही है। उसे मार मार कर उसके रूम से भगा देती है और बैठकर रोने लग जाती है। फाई उससे कहता है, हम इस बारे में बात करेंगे, डोर खोलो। जेड कहती है, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। फाई उसे काफी बोलता है गेट खोलने के लिए, वह नहीं खोलती। मिल्क होटल पहुँच चुकी थी। फाई के रूम के बारे में पूछती है। फाई जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, मिल्क को देखकर हैरान हो जाता है। मिल्क उससे चिपक जाती है। फाई कहता है, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें किसने मेरा पता दिया? मिल्क बताती है, मैंने दिन से पूछ लिया। फाई कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मिल्क ने दिन के कान में गुदगुदी करके उसे सच उगलवा लिया था और यहाँ पहुँच गई। फाई बेचारा तो परेशान ही रहता है। जेड यहाँ से जा रही होती है। मिल्क जैसे ही जेड को देखती है, उसे आवाज लगाकर रोकती है। जेड से कहती है, तुम फाई को फॉलो कर रही हो ना? इतने झूठ बोल रही थी ना? जेड कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो वो है फाई, मैं नहीं। मिल्क फाई से झूठ बोल देती है। रात को ही फाई ने मेरे लिए टिकट करा दी थी, तभी तो मैं यहाँ आ पाई हूँ। वो मुझसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकता है, इसलिए। जेड ये सुनकर जाने लगती है। मिल्क उसके पीछे पीछे आते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं भी जाना हो तुम फाई के रूम में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। कढ़ाई पॉप सिला को पट्टी पढ़ा रहा होता है। तुम्हें यदि पैसों की जरूरत हो मेरे बॉस से उधार ले लेना, वो काफी अच्छे हैं, मैं तुम्हारी पैसे दिलवाने में हेल्प करा दूंगा। जेड यहाँ बहुत गुस्से में होती है। ये दोनों आकर पूछते हैं, क्या हुआ? जेड कहती, कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ। यहाँ प्यूक आता है। जेड खाना नहीं खा रही होती। प्यूक उसे खिलाने लगता है। तभी ये सीन फाई देख लेता है। उसे गुस्सा आ रही होती है। फाई जेड से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। जेड वहाँ से उठकर चली जाती है। प्यूक उसके पीछे जाता है। यहाँ मिल्क आती है, फाई से चिपकने लगती है। ये दोनों भी मिल्क को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ कढ़ाई पॉप और सिला मिलकर पेपर्स पर साइन करा लेते हैं। मिल्क फाई से कहती है, स्विमिंग करने के लिए चलते हैं। फाई मना कर देता है। यहाँ उदास बैठी होती है। फाई उसके पास आता है। जेड उसे कहती है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। फाई उसे कहता है, तुम कब तक सच से भागती रहोगी? सच ये है कि तुम मेरी हो। ये सुनकर जेड उसे एक थप्पड़ लगाती है। तुमने मुझे हर्ट करने का ये तरीका बहुत ही गलत चुना है, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे होगे। फाई कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जेड कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम जिसको पसंद करते हो वो तुम्हारे रूम में रह रही है। फाई कहता है, कौन? मिल्क। जेड कहती है, पहले तुमने मेरा यूज किया और अब तुम उस मिल्क के साथ मिलकर मुझ पर हंसना चाहते हो ना, लेकिन तुम जो चाहते हो ना वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। फाई को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, मैं सब कुछ करूंगा ताकि तुम मुझे लव करो। उसे फोर्स कर रहा होता है। ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। फाई जेड को फोर्सफुली किस करता है। जेड उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है। उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिल्क फाई को ढूंढ रही होती है। उसे यहाँ किसी का सामान दिखता है। वह खोलकर देखती है, उसमें स्विम सूट था। वो देखकर पहचान लेती है ये प्यूक का सामान है। यहाँ प्यूक भी आ जाता है। उससे उसका सामान ले लेता है। पेमाई के आने पर उसे वो गिफ्ट दे देता है जो वो पेमाई के लिए लाया था। यहाँ फाई जेड के रूम के बाहर उससे बात करने के लिए बोल रहा होता है। फाई कहता है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ डोर खोलो। जेड सोच रही होती है दरवाज़ा खोलूं कि नहीं, तभी वहाँ मिल्क की आवाज़ आ जाती है। उसे भीगा हुआ देखकर मिल्क कहती है, तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फाई मिल्क से कहता है, चुप हो जाओ तुम, चलो यहाँ से। जेड उन दोनों की आवाज़ें सुनकर दरवाजे से झांकती है। उन दोनों को साथ जाता है वो देखकर दरवाज़ा बंद करके दुखी हो जाती है। यहाँ फाई मिल्क से कहता है, मुझे लगा था तुम वॉशरूम यूज़ करने आई हो। मिल्क मजाक कर रही होती है। कहती है, ठीक है चली जाऊँगी। फाई कहता है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ।
काफी मनाने के बाद उसे वहाँ से भेज देता है। यहाँ लोम के पास कॉल आता है फाई का। वो उसे बता देता है जो कुछ भी हुआ उस बारे में। वो सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फाई कहता है देख भाई, मुझे कुछ याद नहीं है। जेड को तो ये लगता है मैंने उसका रेप कर दिया है, वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। लोम कहता है क्या तू जेड से प्यार करता है? अगर करता है तो उससे अपना लव कन्फेस कर दे। फाई बहुत सोचता है, फिर कहता है तू सही कह रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। फाई जैसे ही उसके डोर पर नॉक करता है, दरवाजा पीयूक खोलता है। वो जेड के पास कुछ काम से आया था। उन दोनों को साथ देखकर फाई का तो चेहरा ही उतर जाता है। जेड को परेशान देखकर पीयूक उससे पूछता है जेड कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या, मुझे बताओ। जेड कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसे थैंक्स बोलती है उसकी ड्रेस को ड्राई क्लीन करा कर देने के लिए। कहता है तुम मुझे पहले ही थैंक्स बोल चुकी हो। यहाँ लोम चला रहा होता है फाई पर, तुम जेड को किसी और लड़के के साथ अकेला कैसे छोड़ सकते हो। तभी दिन आकर उसे फोन ले लेता है। फाई से कहता है भाई तू उस बंदे को जेड से दूर रखना। फाई सोचता है क्या करना चाहिए। दिन कहता है वो उस होटल का ओनर है ना, उससे कुछ आइडिया देता है। यहाँ ये दोनों बैठे होते हैं। फाई दरवाजा खटखटाने लगता है जोर जोर से। पीयूक दरवाजा खोलता है। फाई कहता है मेरे रूम में कुछ है, उसे ले जाता है। जेड भी पीछे पीछे आती है। रूम में देखती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। पीयूक कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रूम चेंज करवा देता हूँ, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर तो फाई का और मुंह बन जाता है। पीयूक जाने लगता है। जेड उससे कहती है मुझे पेन किलर चाहिए है पीयूक। पीयूक कहता है हाँ मुझे लग ही रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। वे दोनों चले जाते हैं। फाई दिन को कोस रहा होता है, कैसा आइडिया दिया है, मुझे ही जेड से अलग करवा दिया। लोम कहता है भाई तुम्हें पहले जेड से माफी मांगनी चाहिए। दिन फोन लेकर कहता है भाई तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ फाई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए काफी सारी प्रैक्टिस करता है, साथ ही बहुत परेशान भी होता है। यहाँ सिला उस बंदे के पास पहुँचता है जिसने उससे पैसे लिए थे। सिला कहता है तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो? उसके पास पैसे नहीं होते। सिला कहता है तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा। सिला उससे फाई के पैसे चोरी करने के लिए बोल रहा होता है। वह मना कर रहा होता है तो वो उसे धमकी देता है। फाई यहाँ बिल्कुल तैयार हो जाता है। यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। ब्राइड और ग्रूम दोनों आ जाते हैं। जेड आती है। फाई उसे देखता ही रह जाता है। जेड पीयूक के पास जाती है। उन दोनों को साथ देख फाई को बुरा लग रहा होता है। ये यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। यही कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ डांस कर लूँ क्या जरा। फाई जेड को रोकता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पीयूक आता है, डांस के लिए पूछता है। जेड उसके साथ डांस करने लगती है। यहाँ मिल्क अभी तक फाई का इंतजार कर रही होती है, इंतजार करती ही रह जाती है। फाई को यहाँ बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है जेड के साथ बात करने का। वह उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जेड उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। फाई भी मुस्कुराने लगता है। तभी यहाँ बीमाई आकर फाई को मुस्कुराते हुए देखती है, उसको सपनों से जगाती है। बीमाई कहती है सपनों से जागो, मैंने तुम्हारे लिए मौका बना दिया है। मैं जेड को अपने साथ लेकर आई हूँ, प्लीज इस बार प्लान फेल मत हो जाने देना। जेड आ जाती है। फाई उसे बोलता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया मुझसे, लेकिन ये आधा ही सच है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता है। जेड उसे थप्पड़ मारती है, कहती है सच मैं बताती हूँ, सच ये है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। जेड उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिला फाई की फॉर्म में पहुँचता है। फाई की कार आती है। ये लोग पीछे से जाकर मार देते हैं। जब उसका फेस देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फाई नहीं होता। वो वर्कर सिला को पहचान जाता है। दोनों चमचे कहते हैं भाई इसने तो आपका फेस देख लिया है, हमें जेल जाना पड़ेगा। सिला इन दोनों चमचों से कहता है इसको मार दो। मिल्क उसका इंतजार कर रही होती है। फाई कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिल्क कहती है तुम्हारा इंतजार तुमने ही तो कहा था। फाई उसे इग्नोर कर चला जाता है। सिला उसके दोनों चमचे बाइक से भाग रहे होते हैं। नो की कार अचानक रुकती है। वह बाहर निकल कर देखता है, कहता है पता नहीं कौन थे। पीछे पलट कर देखता है, वहाँ आग लगी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। नो यहाँ दौड़ते हुए आता है, को बताता है आग लग गई है। वही उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वह स्टेज पर चढ़कर माइक छीनने लगता है, अनाउंसमेंट करता है कि आग लग गई है। फिर माई यहाँ फाई से पूछ रही होती है क्या हुआ। कहता है मेरे दोनों प्लान फेल हो चुके हैं। माई कहती है कोई बात नहीं। याई साकर कहती है फाई कुछ परेशान लग रहा है। जेड को सुनाते हुए कहती है उसका बिहेवियर देखकर लग रहा है उसका दिल टूट गया है। फिर माई जेड से पूछती है तुम्हें कुछ पता है क्या इस बारे में। वह मना कर देती है। ये लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिल्क काफी देर से भूखी होती है। फाई उसके लिए खाना लाया था। फाई देखता है उसके होंठ पर कुछ लगा है, वह साफ कर रहा होता है। तभी ये सीन जेड देख लेती है और उदास होकर चली जाती है। यही आकर कहता है तुम तो वॉशरूम गई थी ना। जेड कहती है नहीं मैं तो यहाँ खुली हवा लेने आई थी। यही कहता है क्या तुमने आसपास फाई को देखा।
जेड कहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होगा ना। याई और पिमाई दोनों स्माइल करने लगते हैं। न्यू ईयर का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला था तो ये सभी जा रहे होते हैं। यहाँ मिल्क फाई का पीछा नहीं छोड़ रही होती है। याई और पिमाई कहते हैं हमें इसे अलग करना पड़ेगा फाई से। मिल्क कहती है फाई यहाँ से चलो, जेड को देखते हुए हम कहीं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर जेड कहती है मेरा सिर दुख रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाने लगती है। फाई उसके पीछे जा रहा होता है। मिल्क आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मेरा पेट दुख रहा है। पिमाई आकर कहती है फाई तुम जाओ, इसको हम संभाल लेंगे। याई कहता है हाँ हम तुम्हें मेडिसिन देते हैं, चलो चलो। यहाँ इन्हें पता चलता है जिस वर्कर को सिला ने मारा था वो आईसीयू में है, उसका नाम केम होता है। दिन बताता है उसे किसी ने बुरी तरह मारा, उसके ब्रेन में इंजरी हुई है। मॉम कहती है फाई को मत बताना, बहुत मुश्किल से तो उसे समय मिला है खुद के लिए। यहाँ ये लोग मिल्क को रोक नहीं पाते। फाई जेड के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मिल्क फाई को ढूंढ रही होती है। जेड जैसे ही आंखें खोलकर देखती है उसे उसके बाजू में फाई दिखाई देता है। यहाँ मिल्क अकेली ही खड़ी होती है। पीयूक उसके पास आता है। फाई कहता है तुमने क्या विश मांगी। जेड कहती है मैंने ये विश मांगी है कि मैं उस रात को भूल जाऊं। ये विश मांगी कि हम एक दूसरे से कभी ना मिले। ये कहकर जाने लगती है। फाई उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ मिल्क विश मांग रही होती है। पीयूक कहता है तुम बहुत देर से कुछ बड़बड़ा रही थी। मिल्क कहती है मैं तो विश मांग रही थी। यहाँ फाई जेड पे चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रही हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक बार सुन तो लो। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली मुझे हेट करती है, तुम भी हेट करती हो, लेकिन कब तक मुझसे नाराज रहोगे। जेड कहती है तुम्हारी वजह से ही तो चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। फाई उसे समझाता है मुझे नहीं पता मिल्क यहाँ कैसे आई, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। धीरे से उसके क्लोज आता है और उसे किस करता है, उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। कहता है आई विश तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। कहती है मैं खुश होंगी अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं जो भी यहाँ हुआ, क्योंकि हमारे बीच कुछ भी इम्पॉसिबल है। उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। फाई चिल्लाते हुए कहता है क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ मिल्क पीयूक के साथ ही फायरवर्क्स देखने लगती है। कहती है अच्छा चलो मेरी फोटोज खींचो, और पीयूक के साथ भी फोटोज खींचने लगती है। जेड जो सब हुआ उसी बारे में सोचने लगती है। फाई यहाँ जेड के सपनों में खुश हो रहा होता है। यहाँ फाई आता है। ये दोनों उसको छेड़ रहे होते हैं जेड के नाम पर। पीयूक आकर कहता है क्या बात चल रही है। सभी कहते हैं हम जेड के पास जा रहे हैं। पीयूक कहता है अरे वो तो ऑलरेडी चली गई है, मैं तो उसे सुबह एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। ये सुनकर याई और पिमाई को बहुत बुरा लगता है फाई के लिए। यहाँ जेड जैसे ही उतरती है एयरपोर्ट पर क्राई पॉप उसे लेने आया होता है। यहाँ मिल्क चेकआउट कर रही होती है। पीयूक उसे कल रात की फोटोज प्रिंट करवा कर देता है, उसे बाय कर चली जाती है। जेड घर पर पहुंचकर डेड से कहती है आपको क्राई पॉप को भेजने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आ जाती। फाई को जो कुछ भी हुआ वो पता चलता है। फाई ये सब सुनकर समझ जाते कि ये सब सिला का ही काम होगा, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता ये काम। वो चाह रहा होता है। उसके फैमिली में सब लोग उसे रोकते हैं, देखो रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। फाई हॉस्पिटल पहुंचता है। केम को होश नहीं आया होता। साक कहता है मेरी ही गलती है, मुझे वहाँ पार्टी में नहीं जाना था। तब यहाँ केम का डैड आता है भागते हुए। फाई कहता है चिंता मत कीजिए, केम जल्दी ठीक हो जाएगा। नो जेड को बताता है फाई के फार्म में आग लग गई थी। जेड पूछती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला क्या। नो कहता है नहीं, मगर मेरी कार के सामने से 3 लोग भागते हुए निकले थे। तभी पीछे से फाई आता है। वो इशारा कर रहा होता है कि वो बाइकर्स सिला और उसके 2 चमचे ही हो सकते हैं। जेड उससे झगड़ने लगती है। नो कहता है तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन दोनों को उसकी शॉप में ले आता है। कहता है बैचलर पार्टी वाली रात मैं ही तुम दोनों को ऊपर लेकर गया था। जेड ये सुनकर घबरा जाती है। कहती है क्या तुम्हें पता है इस बारे में, तुमने सब देखा था। नो कहता है हाँ। जेड फाई की तरफ देखते हुए कहती है हो गई तसल्ली तुम्हें, देखो यहाँ तो विटनेस भी है। जेड नो को कुछ कहने का मौका नहीं देती। कहती है मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप किसी को भी इस बारे में मत बताइएगा। वहाँ से भाग जाती है। वो कहता है जेड मुझसे नाराज है फाई, मैं क्या करूँ। फाई कहता है तुम कुछ मत करो, मैं एक जेंटलमैन हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है मेरी। वहाँ से चला जाता है। नो अपनी लिप टिंट उठाकर कहता है मेरे हाथ से तो बस लिप टिंट ही गिरी थी, जेड मुझसे इतनी नाराज़ क्यों है। जेड के पीछे फाई आता है। जेड कहती है छोड़ो मुझे। फाई कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। जेड मना करती है। फाई कहता है तुम क्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको बताना चाहती हो। जेड कहती है तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते, चलो मेरे साथ, कहकर लिए जाने लगता है। तभी सिला आकर फाई को मारता है। दोनों चमचे भी आ जाते हैं। जेड उनसे रोकती है। जेड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं आ रहा है, जाओ यहाँ से। फाई को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फाई मार खाकर भी खुश हो रहा होता है। जेड ने उसका जो साइड लिया आज। यहाँ डैड जेड से पूछ रहे होते हैं क्या बात है।
जेड कहती है हम लोग तो पार्किंग स्पॉट के लिए लड़ रहे थे। जेड उसे बुरा भला कहने लगता है। जेड फार्म में होती है, इधर फाई भी फार्म में ही होता है। उसके दोनों भाई उसके पीछे करते हुए बात कर रहे होते हैं जेड के बारे में। दिन कहता है भाई जो कुछ भी हुआ मर्जी से हुआ कि तुमने उसका रेप कर दिया था। फाई कहता है देखो भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोनों भाई फाई को छेड़ने लगते हैं। फाई को दूर से जेड जाते हुए दिखाई देती है। वह उसके पीछे दौड़ जाता है। उसे अचानक पीछे से आके हक कर लेता है। जेड कहती है छोड़ो मुझे। फाई कहता है पहले ये बताओ तुम मेरे फार्म में छुपकर यहाँ क्या कर रही थी। जेड कहती है मैं तो देखने आई थी तुम्हारे फार्म में कितना डैमेज हुआ है। फाई कहता है सॉरी मगर जितना तुमने सोचा था उतना डैमेज नहीं हुआ है। जेड कहती है मैं पड़ोसी होने के नाते देखने आई थी, अब नहीं आऊंगी। फाई मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो मेरी दुश्मन हो ना। जेड कहती है तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। फाई कहता है मैं अपने दुश्मन को किस करने के बारे में सोच रहा हूँ। उससे छेड़ रहा होता है। जेड उसे मार देती है। फाई को बहुत जोर से लग जाती है। जेड वहाँ से बचकर जाने लगती है। फाई उसे दोबारा पकड़ लेता है। जेड कहती है छोड़ो मुझे। फाई कहता है रुको मैं सबको बुलाता हूँ, यहाँ हमारे फार्म में चोर घुसा है। वो चिल्लाने लगता है। जेड उसका मुंह बंद करके कहती है मैं चोर नहीं हूँ। फाई कहता है तुम चोर हो। जेड कहती है मैंने चुराया क्या है। फाई कहता है तुमने मेरा हार्ट चोरी कर लिया है। मुझे नहीं पता कैसे कब, लेकिन मैंने जब अपना दिल ढूंढा ना तो वो तुम्हारे पास ही था। कहते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। जेड शाई फील करती है, वहाँ से भाग जाती है मुस्कुराती हुए। फाई के पास उसके दोनों भाई आते हैं। उससे कुछ भी नहीं कहकर दोनों एक्टिंग करने लगते हैं। एक जेड की एक्टिंग करता है, एक फाई की। उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये पीछे से छुपकर देख रहे होते हैं। जेड यहाँ फाई के ख्यालों में होती है। कहती है तुम पागल हो। डैड पीछे से निकल रहे होते हैं। डैड उसकी तरफ देखने लगते हैं। जेड नाटक करने लगती है कि वह गाय से बात कर रही थी। यहाँ से गिटार लेकर गाना गा रहा होता है। उस गाने की लाइंस वही होती है जो फाई ने कन्फेस की थी जेड से। फाई उसे कहता है ये सब क्या गा रहे हो तुम, कुछ काम करना है कि नहीं तुम्हें। साक कहता है आज मेरा आर्टिस्ट बाहर आ रहा है, आज तो मैं एक सॉन्ग कंपोज करके ही रहूंगा। उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये सब दिन और लोम का ही काम है। उन दोनों ने ही साक को बताया होगा, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। फाई मिल्क डिलीवर करने आया था रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछता है दूसरे सप्लायर नहीं आए हैं क्या मिल्क डिलीवर करने के लिए। तभी यहाँ जेड भी आ जाती है। फाई उसे छेड़ने लगता है। तभी पीछे से मिल्क आ जाती है। फाई से चिपक जाती है। तभी जेड का वर्कर पीछे से मिल्क भी ले आता है। जेड फाई से कहती है तुम मुझे अगली बार देखो तो ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम मुझे नहीं जानते। रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ चली जाती है। उसके पीछे जा रहा होता है। मिल्क कहती है प्लीज मत जाओ ना। नेक्स्ट सीन में जेड हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके वर्कर से कहती है तुम जाकर मिल्क डिलीवर कराओ, हम पैसे बाद में ले लेंगे। वहीं छुपकर फाई को देखने लगती है। फाई एक नर्स से बात कर रहा होता है। दो नर्स बात करते हुए जाती है ये तो फाई है ना, बड़े फार्म का ओनर है, इस नर्स से कई बार मिलने आता है। ये सुनकर जेड वहाँ से चली जाती है। लोम कहता है फाई से तुझे लव कन्फेस करे 2 दिन नहीं हुए, तूने उसे नाराज कर दिया। तेरा नाम फाई नहीं फायर होना चाहिए था, आग लगाता रहता है। फाई कहता है भाई मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, हमारी लड़ाई ही हो जाती है हर बार। दोनों भाई फाई को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। लोम फाई को समझा रहा होता है तुम जेड से जब भी बात करो उसे प्यार से बात करा करो। यहाँ जेड तैयार होकर निकलती है। डैड कहते हैं आज तो संडे है, तुम कहाँ जा रही हो। जेड कहती है मैं विलेजर्स की मदद करने जा रही हूँ। डैड कहते हैं रुक जाओ अभी कराई पॉप आने वाला है, उसके साथ चले जाना। डैड से कहती है नहीं मुझे जल्दी जाना है। वहाँ से चली जाती है। वहाँ घोड़े पर जा रही होती है। उसके रास्ते में फाई आ जाता है, बात करने के लिए कहता है। जेड कहती है मुझे नहीं करनी बात। फाई उसके घोड़े पर ही चढ़ जाता है। जेड कहती है उतरो। वह उसे पीछे से हक कर लेता है, उसे छोड़ता ही नहीं। दोनों भाई छुपकर देख रहे होते हैं। दिन कहता है ये उससे लव कन्फेस करने गया है कि उसको मारने गया है। जेड उसके हाथ पर काट लेती है। फाई कहता है तुमने मुझे काटा, ठीक है तुम मुझे काटो, मैं तुम्हें किस करता हूँ। जेड कहती है जर्क दूर हटो मुझसे। फाई कहता है तुम शांति से बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। जेड कहती है ठीक है लेकिन पहले छोड़ो मुझे। फाई कहता है ठीक है मैं तुम्हें धीरे से होल्ड करूंगा। ये दोनों राइड एंजॉय करते हैं। फाई उसे एक लोकेशन पर लाता है। उसे बताता है ये हमारी फैमिली की प्राइवेट जगह है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज से तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो। जेड कहती है ये इम्पॉसिबल है। फाई कहता है कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जेड मिलकर बोलती है। फाई कहता है वो मेरी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है। जेड कहती है फिर उस नर्स का क्या। फाई स्माइल करते हुए कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही थी ना। फाई उसे बताता है मैं वहाँ किसी और से मिलने जाता हूँ। जेड कहती है दूसरी लड़की।
वहाँ से जाने लगती है। फाई कहता है रुको तो जेड उसे पानी में ही धक्का दे देती है, चली जाती है। पीछे पलट कर देखती है, फाई नहीं दिखता तो वह वापस आती है, फाई को ढूंढने लगती है। फाई मिल जाता है। वह कहती है क्या हुआ? फाई कहता है मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है। जेड आकर उसकी हेल्प करने लगती है, उसे खड़े होने के लिए अपना हाथ देती है। ये दोनों एक बार फिर क्लोज आ जाते हैं। तभी इन्हें गनशॉट की आवाज आती है। जेड कहती है ये आवाज तो हमारे एरिया से आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। उसके जाते ही फाई कहता है बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। जेड यहाँ पहुँचती है। सिला से कहती है ये सब क्या चल रहा है, ये विलेजर्स लोगों को तुम यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? सिला कहता है ये हमारी जगह है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पर। जेड कहती है लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, इन लोगों को मैंने ही जगह दी है यहाँ रहने के लिए। जेड सभी लोगों से कहती है मैं मेरे डैड से बात करूंगी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसके डैड से जाकर बात करती है। डैड कहते हैं कोई गलतफहमी नहीं हुई है, उस जगह पर रिजॉर्ट बनेगा और मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। मैंने तो इन्वेस्टमेंट के पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। डैड को ऐसा लग रहा होता है जबकि वो लैंड के पेपर होते हैं जो कराई पॉप ने अपने नाम पे करा लिए हैं। जेड कह रही होती है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जेड बहुत लड़ती है मगर डैड सिला दोनों ही उसकी बात नहीं मानते। डैड कहते हैं कराई पॉप तुम जेड को लेकर लंच पर जाओ। जेड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है मगर वह कुछ कहती नहीं। यहाँ फाई अपने पैरों की मरहम पट्टी करवा रहा होता है। लोम आकर कहता है तू यहाँ मरहम पट्टी करवा रहा है, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। जेड यहाँ कराई पॉप के साथ लंच पर आई थी। ये सीन देखकर फाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो जाने लगता है। लोम कहता है अभी रुक जा, तूने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है लेकिन जेड तेरे लिए क्या फील करती है ये अभी हमको पता नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है जिसके लिए हमें मिल्क की जरूरत पड़ेगी। फाई कहता है मेरे पास पहले ही बहुत सिर दर्द है, तू मिल्क को क्यों बुलवाना चाहता है? लोम कहता है इससे ये पता चलेगा तुझे और मिल्क को साथ में देखकर जेड को जलन होती है कि नहीं। यहाँ मिल्क भी आ जाती है। उनके सामने वाले टेबल पर ही ये दोनों बैठ जाते हैं। इन दोनों का कंपटीशन चालू हो जाता है। फाई जेड को दिखाकर रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है मिल्क के साथ। जेड भी फाई को जलाने के लिए कराई पॉप से खुद को खिलाने के लिए बोलती है। फाई मिल्क से अपनी मसाज भी करा रहा होता है कंधों की। ये देखकर जेड को बहुत गुस्सा आती है। वह कराई पॉप से कहती है मेरे होठ पर कुछ लगा है क्या, उसे साफ करने के लिए बोलती है। ये देखकर तो फाई को बहुत गुस्सा आता है। फाई बदला लेने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। मिल्क बहुत अच्छे से कर रही हो तुम। ये सब सुनकर जेड वहाँ से उठकर चली जाती है। फाई जेड को जाते हुए देखता है, वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ जेड कराई पॉप के साथ जा रही होती है। जेड कहती है हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? कराई पॉप कहता है मुझे तुमसे कुछ पर्सनल मैटर पे बात करनी थी, हम शायद घर पर पर्सनल मैटर पे बात नहीं कर पाते। ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जेड कहती है तुम क्या कर रहे हो? कराई पॉप कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। जेड कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, अगर तुम्हें मेरे बिहेवियर से गलतफहमी हुई है तो उसके लिए सॉरी। वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसने लॉक लगा दिया था। जेड कहती है मुझे जाने दो। कराई पॉप कहता है जाने दूंगा लेकिन पहले मुझे तुम्हें किस करने दो। यह कहकर वह जेड के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कार की डोर पर तभी नॉक होता है। कराई पॉप जैसे ही गेट खोलता है फाई उसे बहुत बुरी तरह मारता है। जेड को अपने साथ ले जाता है। जेड कहती क्या कर रहे हो ये? फाई कहता है मैं अभी चिढ़ा हुआ हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, और उसे ले जाता है। फाई जेड पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम उस बंदे के साथ खाना खाने क्यों गई थी, ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी, और अगर मैं तुम्हारी कार तक नहीं आता तुमने सोचा है क्या हो जाता? जेड कहती है क्योंकि मुझे उस मिल्क को देखकर तुम्हारे साथ गुस्सा आ गया था, और कराई पॉप और मेरे बीच में कुछ नहीं होता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। फाई कहता है अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो? जेड कहती है तुम इतने हैंडसम नहीं हो। तभी यहाँ सिला की जीप आ जाती है। सिला जीप से उतरता है गन लेकर। यह देखकर जेड फाई को एक पंच मार देती है, ऐसा जताती है जैसे कि फाई उसका दुश्मन है। सिला पूछता है क्या हुआ? जेड कहती है ये हमारा दुश्मन है। एक बंदा कराई पॉप को लेकर भी उतरता है जो अभी टूटी फूटी हालत में था। जेड कहती है जाओ यहाँ से। फाई जाने लगता है। सिला उसे रोककर कहता है तूने ही कराई पॉप की ऐसी हालत की है ना? जेड आकर कहती है नहीं ये नहीं था, उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। कराई पॉप कह रहा होता है मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। यहाँ फाई अपने घाव पर सिकाई करा रहा होता है। फाई कहता है उसने मुझे अचानक से हिट किया। दिन कहता है वो तुम्हें बचाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लोम कहता है हाँ वो तुम्हारे लिए केयर करती है तभी उसने ऐसा किया है। सिला कराई पॉप को रोककर कहता है तुम तुम्हारे बॉस से मिलने जा रहे हो क्या? मैं उन्हें अभी 50,000 रुपए दे रहा हूँ। कराई पॉप कहता है इतने में तो इंटरेस्ट ही पूरा नहीं होगा। सिला कहता है लेकिन 2 लाख तो इंटरेस्ट है ना पूरे साल का।
कराईपॉप कहता है नहीं भाई मंथ का। ये सुनकर सिला को शौक लग जाता है। कराईपॉप कहता है अभी मैं इतने ले जा रहा हूँ, बॉस को समझा दूंगा, वो मान जाएंगे अगर तुम समय पर पैसे देते रहोगे तो। दूसरा चमचा आकर बताता है बॉस केम अभी जिंदा है, मरा नहीं है, ये बात मुझे आज ही पता चली है। सिला उन दोनों से कहता है उस पर नजर रखना, सारी खबर मुझे बताते रहना। जेड घर पर आती है। डैड उससे पूछते हैं कराईपॉप तुम्हें कैसा लगता है। जेड साफ साफ मना कर देती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। डैड कहते हैं क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। जेड कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कराईपॉप को कभी पसंद नहीं करूंगी। उन्हें मना कर चली जाती है। नेक्स्ट डे जेड फार्म में होती है। यहाँ पर प्यूक आता है उसके पास। वो प्यूक को देखकर हैरान हो जाती है। प्यूक उसे बताता है मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, हमारे जो फॉरेनर टूरिस्ट है उनके टूर के हिसाब से जगह देखने आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है हाइकिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए। इन दोनों को बात करता हुआ सिला चुपके से देख रहा होता है। यहाँ पाई के पास याई और पिमाई दोनों आते हैं। वो इन दोनों को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। यहाँ सिला डैड को जाके बता देता है मैंने जेड को एक लड़के के साथ देखा। तभी जेड प्यूक को लेकर आ जाती है। यहाँ पाई को पता चलता है कि इन लोगों के साथ प्यूक भी आया है। यहाँ डैड प्यूक का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो। प्यूक उन्हें अपने बारे में बता देता है। जेड आकर प्यूक को अपने साथ ले जाती है। प्यूक के जाने के बाद डैड कहते हैं अगर जेड को कराईपॉप पसंद नहीं है, अगर वह प्यूक के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है। ये सुनकर तो सिला मुंह बना रहा होता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तब यहाँ पर दिन आता है। प्यूक कहता है जेड हम इन्हीं के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। जेड प्यूक को बताती है कि फाई का भाई है। दिन फाई के पास कॉल लगाता है। फाई तुरंत ही यहाँ आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर फाई कहता है देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही है, मेरे सामने तो कभी मुस्कुराती भी नहीं, मुझ पर तो चिल्लाती रहती है। दिन कहता है भाई शांत हो जाओ, शांति से कुछ सोचते हैं हम। तभी यहाँ पर फाई के मॉम डैड आ जाते हैं। जेड उनका इंट्रोडक्शन कराती है प्यूक से। डैड पूछते हैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जेड कहती है नहीं मेरा फ्रेंड है। ये सीन देख के फाई कहता है लो अब तो मेरे पेरेंट्स भी पहुंच गए वहाँ पर, वो कितने हंस हंस के बात कर रहे हैं। दिन कहता है अब हम हमारा प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मॉम डैड वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें कुछ तो सोचना होगा। फाई पिमाई और याई के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। ये दोनों रेस्टोरेंट आकर जेड और प्यूक को मनाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ लोम आकर वाइन सर्व करता है। याई और पिमाई मिलकर प्यूक को काफी सारी ड्रिंक करा देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाता है। जेड से कहते हैं हम प्यूक को उसके कमरे तक छोड़कर आते हैं, तुम यहीं रुकना। जेड उनका इंतजार कर रही होती है। तभी फाई पीछे से आकर उसे हक करता है। जेड कहती है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। फाई कहता है ये दिन का प्राइवेट प्लेस है, यहाँ कोई नहीं देखेगा। जेड कहती है इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था, तुम ऐसी मुसीबतें खड़ी क्यों करते हो। फाई कहता है किसने कहा था तुम्हें उस प्यूक के साथ घूमने के लिए। जेड कहती है तो क्या हो गया, मैं कोई उसे हक थोड़ी ना कर रही थी। फाई कहता है लेकिन तुम उसके साथ तो बैठी थी ना। जेड कहती है तुम पूरे पागल हो। फाई कहता है हाँ पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में। इन दोनों यहाँ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फाई जेड को घर छोड़ने जा रहा होता है। जेड कहती है मेरी फैमिली तुम्हें हेट करती है, तुम्हें पता है ना। फाई कहता है वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। जेड मुस्कुरा देती है। यहाँ सिला को उसके चमचों से पता चलता है कि उन्होंने फाई और जेड को एक साथ देखा है। ये सुनकर डैड भी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी कार के डोर पर नॉक होता है। याई और पिमाई कहते हैं तुम लोग कब से बात कर रहे हो, हमें यहाँ पे बाहर मच्छर काट रहे हैं। यहाँ सिला अपनी जीप लेकर पहुँच जाता है। डैड उतरते से ही गन निकाल लेते हैं। तभी कार का डोर खुलता है। इसमें से दोनों झाँक कर कहते हैं नमस्ते अंकल। डैड पूछते हैं तुम कौन हो। याई कहता है जेड का दोस्त हूँ, हम उसे घर छोड़ने आ रहे थे। सिला कहता है ये कार तो फाई की है ना। याई कहता है ये कार तो हमने रेंट पर ली है। दोनों बाहर आ जाते हैं। डैड कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चलो। जेड को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद फाई बाहर आता है, वहीं छुपा हुआ था कार में। ये सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लोम कह रहा होता है प्यूक एक आइडल लड़का है जो कोई भी लड़की चुनना चाहेगी। फाई तुम्हारा कंपटीशन बहुत तगड़ा है। फाई कहता है मुझे तो यही समझ में नहीं आता वो लड़का है या फिर गे है। दिन कहता है ये पता करने के लिए हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। तीनों पिमाई की तरफ देखने लगते हैं। पिमाई मना कर देती है ये काम मुझसे नहीं होगा। तभी फाई कहता है मुझे पता है क्या करना है। नेक्स्ट सीन में फाई नो के पास पहुंचता है। नो कहता है अगर वो गे नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। फाई कहता है उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस उसकी फीलिंग्स जाननी है। नो कहता है क्यों ना हम ऐसा करें
मैं एक लड़की को ढूंढता हूँ इस काम के लिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में नो मिल्क से बात कर रहा होता है। मिल्क कहती है फाई सिर्फ मेरा है। नो ने मिल्क को ये बताया होता है कि मुझे लगता है प्यूक एक गे है, वो फाई के पीछे आया है। इस बात से मिल्क का पारा चढ़ा होता है। मिल्क कहती है मैं फाई को प्रोटेक्ट करके रहूंगी, प्यूक को फाई से दूर रखूंगी। यहाँ प्यूक जेड को अपने साथ ले जाने के लिए डैड की परमिशन मांग रहा होता है। डैड उसे परमिशन दे देते हैं। देन प्यूक को रास्तों के बारे में समझाता है। तभी यहाँ फाई आता है। ये तुम्हारा गाइड है, ये तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएगा। यहाँ नो मिल्क को आउटफिट दिखाता है, उसे प्लान के बारे में समझा रहा होता है। तुम्हें प्यूक को सड्यूस करना है जिससे उसका मन फाई से हट जाएगा। मिल्क बेवकूफ उसकी बातों में आ जाती है। नो मिल्क को लेकर इनके पास पहुँच जाता है। जेड कहती है हमारे पास तो 2 ही घोड़े हैं। प्यूक कहता है मैं फाई के साथ बैठ जाऊंगा, आप दोनों लड़कियां बैठ जाना। फाई यह कहकर मना कर देता है कि मेरे घोड़े इतना वजन नहीं सहन कर पाएंगे। जेड कहती है प्यूक से प्यूक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिल्क कहती है नहीं प्यूक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये लोग राइड पर निकल जाते हैं। फाई और जेड तो आगे निकल जाते हैं, ये दोनों पीछे पीछे चल रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग छुपे होते हैं। नो गुलेल की मदद से फाई और जेड के घोड़े पर मार देता है, इससे घोड़ा बेकाबू होकर आगे चला जाता है। जब यहाँ पर मिल्क पहुँचती है, नो मिल्क को इशारा करता है कि तुम सही रास्ते पर जा रही हो, वहीं जाओ, क्योंकि जेड और फाई का घोड़ा गलत दिशा में चला गया था। यहाँ ये दोनों सही प्लेस पर पहुँच जाते हैं। मिल्क डिलीशियस खाना देखकर कहती है मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाने लगती है। प्यूक को भी खाने को देती है। यहाँ ये लोग बहुत ही सुंदर जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से बहुत सुंदर नजारा दिख रहा होता है। दोनों साथ में नजारे देखने लगते हैं। यहाँ प्यूक शांति से बैठा होता है, उसके ऊपर एक कपड़ा आता है, वह पीछे पलट के देखता है। मिल्क को देखकर हैरान हो जाता है। प्यूक कहता है तुम क्या कर रही हो? मिल्क कहती है मैं तो स्विमिंग करने जा रही हूँ। प्यूक कहता है मैं तो अपना स्विम सूट नहीं लाया हूँ। मिल्क कहती है कोई बात नहीं, उसे फोर्स करने लगती है चलो ना, वो नहीं जाता, अकेली ही पानी में चली जाती है। यहाँ फाई जेड के लिए गाना गा रहा होता है। यहाँ मिल्क प्यूक को इनवाइट कर रही होती है, आ जाओ ना पानी में, कितनी गर्मी है। प्यूक मना कर देता है। मिल्क गुस्से में कहती है इस पर तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मिल्क चिल्लाते हुए कहती है मुझे कुछ काट रहा है, मेरी हेल्प करो। प्यूक दौड़ कर जाता है, उसकी हेल्प करने लगता है। जेड यहाँ फाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। फाई जैसे ही जेड को किस करने वाला होता है, जेड उसके मुंह में एप्पल डाल देती है। फाई कहता है ये तो तुम चीटिंग कर रही हो। दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। यहाँ प्यूक मिल्क से कह रहा होता है तुम करना क्या चाहती हो? मिल्क कहती है मैं तुम्हें पूरा मैन बनाना चाहती हूँ। यहाँ जेड कहती है एक ही पीस बचा है, इसे हम दोनों मिलकर खाएंगे। दोनों रोमांटिक वे में एप्पल खाते हैं। फाई कहता है बहुत ही अच्छा तरीका है तुम्हारा लव कन्फेस करने का। जेड कहती है मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। फाई खड़े होकर पहाड़ी पर चिल्लाने लगता है कि वो जेड से प्यार करता है। कंपटीशन के चक्कर में जेड भी चिल्लाकर बोल देती है कि वह भी फाई से प्यार करती है। फाई कहता है फाइनली तुमने कह ही दी अपने दिल की बात, मैं बहुत खुश हूँ। उसे किस करने जा रहा होता है। जेड कहती है मैं अच्छी बन रही हूँ ना, इसलिए तुम ऐसी एक्टिंग कर रहे हो। दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। मिल्क काफी कोशिश कर चुकी होती है प्यूक को सड्यूस करने की। मिल्क कहती है तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है क्या? मैं कितनी देर से तुम्हें सड्यूस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं अपना फाइनल अटैक करूंगी। प्यूक मना कर रहा होता है। मिल्क कहती है मुझे मत रोको, मैंने बहुत मैन को किस किया है, मैं एक गर्ल को किस कर लूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा। यह कहकर वह प्यूक को किस कर देती है। प्यूक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह मिल्क को किस बैक करने लगता है। मिल्क उसे दूर हटाकर कहती है क्या तुम गे नहीं हो? प्यूक कहता है नहीं। यह सुनकर मिल्क उसे एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है। प्यूक कहता है मैं कंफ्यूज हूँ मिल्क, मुझे बताओ तो क्या हुआ है। यहाँ नो आकर देखता है, कहता है लगता है मिल्क को सच्चाई पता चल गई है, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर सिला गैम्बलिंग कर रहा होता है, वहाँ काफी सारे पैसे और हार जाता है और अभी तो उसे कर्जा भी चुकाना है पिछले लिए हुए पैसों का। क्राइपॉप कहता है ठीक है मैं हेल्प तो करवा दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसे एक तरफ ले जाकर बोलता है मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो क्या? ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं। यहाँ मिल्क भी वापस लौट रही होती है। प्यूक को उसने खुद से दूर बैठाला होता है। फाइनली ये चारों साथी पहुँच जाते हैं। इन प्यूक से माफी मांगते हुए कहता है मैंने तुम लोगों को काफी बार कॉल किया पर तुम लोगों में से किसी का भी कॉल नहीं लगा। मैं तुम्हें बताना चाहता था राफ्टिंग के लिए अभी पानी का फ्लो सही नहीं था, इस वजह से मैं बोट नहीं ला पाया। याई और पेमाई दोनों जेड फाई को छेड़ रहे होते हैं। कहते हैं तुम बहुत खुश लग रहे हो। जेड से कहता है याई तुम्हारे गाल भी कितने लाल हो रहे हैं। नो मिल्क से कहता है वैसे गाल तो तुम्हारे भी लाल हो रहे हैं। मिल्क फाई के पास जाकर कहती है फाई मुझे घर छोड़ दो। जेड प्यूक के साथ चली जाती है। दिन कहता है हमारे मेन कपल के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अभी दूसरे कपल के बीच में बस स्पार्क ही आया है। ये लोग भी निकलते हैं। बीच रास्ते में गाड़ी रुकती है। फाई का रोमांस यहाँ भी चालू
रहता है। प्यूक मिल्क की तरफ देख रहा होता है, मिल्क उससे नजरें चुरा रही होती है। जेड फाई अपने में ही मगन होते हैं। फाई जेड को हाथ बनाकर दिखा रहा होता है। पीछे इनकी गाड़ी भी आ जाती है। नो कहता है फ्लर्टिंग करना बंद करो, कार आगे बढ़ाओ। जेड घर पहुंच जाती है। सिला पूछता है कहाँ गए थे इतनी देर। जेड कहती है माउंटेन पर। प्यूक कहता है वाटरफॉल पर। सिला कहता है अलग अलग जगह। जेड बहाना बनाते हुए कहती है हम दोनों जगह पर गए थे। डैड कहता है चलो ठीक है, तुम आए हो तो मैं तुम्हें कराई पॉप से मिलवा देता हूँ। उनका इंट्रोडक्शन कराता है, वहाँ से चला जाता है। कराई पॉप कहता है मुझे जेड से अकेले में कुछ बात करनी है। उनको जाता देख सिला खुश होता है। जेड से कहता है ये कपल ज्यादा सुंदर लगता है साथ में। डैड कहते हैं ये तो जेड के ऊपर है, वो किसको चुनती है, दोनों ही लड़के अच्छे हैं। कराई पॉप उस दिन के लिए माफी मांग रहा होता है। जेड उसे गुस्से में बात करती है। कराई पॉप कहता है तुम अभी तक गुस्सा हो। जेड कहती है क्या बिजनेस की बात करनी थी, तुम तो वो करो। कराई पॉप कहता है ये उस प्यूक की वजह से है ना, तुम उसको लाइक करती हो ना। जेड कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जेड कहती है पर मैं तो नहीं करती ना, अगर तुम्हें कुछ और बात नहीं करनी है तो मैं जा रही हूँ। और जाने लगती है। वो रोक लेता है, उससे गुस्से में कहता है वो मुझसे कहाँ बेहतर है, क्या वो ज्यादा रिच है या ज्यादा हैंडसम है। जेड कहती है तुम बस इतना ही सोच सकते हो। कराई पॉप गुस्से में कहता है क्या तुम्हारे बीच सब कुछ हो चुका है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जेड उसे थप्पड़ मारती है। कहती है मुझे फर्क पड़ता है और मेरी ऐसी इंसल्ट मत करना दोबारा। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सिला आता है। जेड कहाँ है पूछता है। कराई पॉप उसे गुस्से में कहता है मैंने तुमसे जो काम बोला है तुम वो करो, नहीं तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। उसे धमकी देता है। यहाँ फाई के घर पर फाई अपने घर वालों को बता देता है कि वो जेड को लाइक करता है। ये सुन के डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं मगर कुछ नहीं कहते। जेड यहाँ फाई के ख्यालों में बहुत खुश हो रही होती है। इधर फाई भी जेड को याद कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के सपनों में खो जाते हैं। यहाँ मिल्क गुस्से में घर पहुँचती है। उसके डैड पक्षी के लिए रोमांटिक गाना गा रहे होते हैं। यह सुनकर मिल्क गुस्से में अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे जेड के पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आए होते हैं। वहाँ उन्हें फार्म का टूर कराती है। पीछे से फाई आता है। वो उसको ले जाकर कहती है तुम हमारे फार्म में क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो। फाई कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जेड उससे कहती है तुम्हें पता है ना मेरे डैड और भाई दोनों गन लेकर घूमते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम अपना ख्याल रखा करो। उसे हक कर लेती है। तभी पीछे से सिला आवाज़ लगा रहा होता है जेड को। वह उसे जाने के लिए कहती है। जेड सिला से कहती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। सिला कहता है मेले में चलने के लिए आज रात। मना कर रही होती है जेड। वहाँ से जाने लगती है। सिला दोनों चमचों से कहता है जाओ ढूंढो उसे, आज तो उसे नहीं छोड़ूंगा। जेड लौट कर आकर पूछती है किसकी बात कर रहे हो। सिला कहता है एक वर्कर ने यहाँ फाई को देखा, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी फाई पीछे से झाँक कर देखता है जेड को। जेड उसे इशारे से कह रही होती जाओ यहाँ से। सिला को मनाने की कोशिश करती है चलो, वह मान नहीं रहा होता। जेड उसके साथ मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ मिल्क नो को बताती है प्यूक गे नहीं है। रोने लगती है। नो कहता है क्या तुम लोगों के भी सब कुछ हो गया। मिल्क कहती है नहीं पर फिर भी बहुत कुछ हुआ। जोर जोर से रोने लगती है। नो वहाँ से जाने लगता है। मिल्क कहती है नो को रोकते हुए प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं फाई के पीछे कब से पड़ी हुई हूँ लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन प्यूक और मेरे साथ इतना कुछ हो गया। यह कहकर रोने लगती है। नो कहता है ठीक है इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। जा रहा होता है। उसे प्यूक अंदर आते हुए दिखाई देता है। जाकर बताता है मिल्क को। मिल्क कहती है मैं क्या करूँ, मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती हूँ। वहाँ छुप जाती है। प्यूक आकर नो से पूछता है मिल्क कहाँ है। नो झूठ बोल देता है, वहाँ तो शॉपिंग के लिए गई है। प्यूक के जाने के बाद नो हैरानी से मिल्क को देखता है। मिल्क कहती है ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है, उसके बाल जल गए थे। यहाँ फाई जल्दी जल्दी कर रहा होता है। दिन कहता है वो जेड से मिलने जाने के लिए जल्दी कर रहा है। डैड कहते हैं तुम्हारी डेट है, मुझे बता देना कहाँ पर है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा गन लेकर, क्योंकि सिला और उसके डैड गन लेकर घूमते हैं झगड़े के लिए। फाई कहता है मैं सबको प्रूव करके रहूंगा कि मैं जेड को लव करता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें मेले का सीन दिखाते हैं। यहाँ सिला कराई पॉप से मिलाने के लिए लाया था जेड को। यह सुनकर जेड को बहुत गुस्सा आता है सिला पर। वह वापस जाने की कहती है। सिला कहता है डैड का ऑर्डर है, 2-3 घंटे के लिए घूम लोगी तो क्या हो जाएगा, उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। यहाँ फाई भी मेले में पहुंच जाता है। जेड को ढूंढ रहा होता है। उसे जेड दिख जाती है। फाई साक को कुछ काम करने के लिए कहता है। साक को रास्ते में नो मिल जाता है। यहाँ कराई पॉप 2 टिकट लाता है झूले की। जेड कहती है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तुम ही जाओ। यहाँ साक टिकट ले लेता है। जेड उसे पहचान जाती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साक कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। कराई पॉप को झूले में बैठा देता है। कराई पॉप जेड को बुला रहा होता है। नो आकर बैठ जाता है और झूला चलने लगता है। जेड खुश हो जाती है। तभी कोई आकर उसे खींच ले जाता है। जेड घबरा जाती है लेकिन फाई की आवाज सुनकर शांत हो जाती है। यहाँ ऐसी हालत में मिल्क घर पहुँचती है।
डैड कहते हैं ये घोंसला क्यों बना रखा है, किसी भूत को देख लिया था क्या तुमने। मिल्क कुछ नहीं कहती, डैड को इग्नोर करती है। डैड गाना गाने लगते हैं। गाना सुनकर मिल्क उन्हें चिल्लाकर कहती है डैड इस सॉन्ग को मत गाइए। तभी यहाँ प्यूक आ जाता है। प्यूक की कार को देखकर डैड से कहती है किसी को मत बताना कि मैं घर पर हूँ। डैड कहते हैं कौन हो तुम। प्यूक कहता है मैं मिल्क से मिलने आया हूँ। डैड कहते हैं मिल्क घर पर नहीं है। प्यूक पूछने लगता है वो कब आएगी। डैड कहते हैं मिल्क नहीं है यहाँ पे, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ मिल्क आ जाती है तैयार होकर। डैड कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला। प्यूक मिल्क को देखकर खुश हो जाता है। यहाँ जेड को एक डॉल बहुत पसंद आती है। वह फाई से कहती है मुझे वो डॉल चाहिए है। फाई शूटिंग करके डॉल ले लेता है। जेड खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों टेम्पल आते हैं, प्रेयर करते हैं। जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं सिला और उसकी टीम आ जाती है। सिला कहता है तुम दोनों दोस्त कब बन गए। फाई कहता है मैं इसे जबरदस्ती यहाँ लाया था। सिला कहता है चलो घर। जेड के पास आ रहा होता है। फाई कहता है उसे हर्ट मत करना। जेड फाई से गुस्से में कहती है जाओ यहाँ से। सिला जेड को ले जाता है। यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मिल्क कहती है तुम इतने वेल मैनर्ड क्यों हो, तुम इस तरीके से बात करते हो, मुझे लगा कि तुम गे हो। यह सुनकर प्यूक हंसने लगता है, कहता है मैं गे नहीं हूँ। मिल्क कहती है मुझे पता नहीं था। उसकी तारीफ भी करती है। अगर मैं किसी और लड़के को गे बुला देती तो वो बहुत गुस्सा करता। प्यूक उसे बहुत प्यार से समझाता है कोई बात नहीं। मिल्क प्यूक से इम्प्रेस होती दिखाई देती है क्योंकि वह इतना अंडरस्टैंडिंग है। प्यूक कहता है तुम्हारे और कोई डाउट तो नहीं है ना, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार क्यों हुई थी। ये सुन के मिल्क शर्माने लगती है। अब वो क्या ही सच बताती। यहाँ ये दोनों भी मेले में घूम रहे होते हैं। सिला जेड को कराई पॉप के साथ छोड़कर चला जाता है। कहता है मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम इसे घर छोड़ देना। ये सारा सीन याई और पिमाई देख लेते हैं। सिला सीधे फाई के पास पहुँचता है उसे सबक सिखाने के लिए। ये लोग फाई को मारने लगते हैं। याई और पिमाई को साग और नो मिल जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये चारों यहाँ पहुँच जाते हैं। पीछे से उनके लोग भी आ जाते हैं। ये देखकर सिला गन निकाल लेता है। फाई पीछे से आकर उसे रोकने लगता है। इन दोनों की फाइट होने लगती है। देन ग्रुप भी फाइट स्टार्ट कर देता है। यहाँ मिल्क को पता चलता है कि प्यूक कल वापस जा रहा है। साथ ही कहता है ये मेरा आखिरी बार है जो मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर मिल्क शॉक्ड हो जाती है। प्यूक उससे डायरेक्टली पूछ लेता है क्या तुम मेरी फियांसे बनना चाहोगी। मिल्क शर्माने लगती है। कराई पॉप जेड को ले जा रहा होता है। वह रास्ता देखकर कहती है तुम घर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। उससे गाड़ी टर्न करने के लिए कहती है जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होने लगती है। यहीं से प्यूक और मिल्क जा रहे होते हैं। मिल्क जेड को पहचान जाती है। पिमाई फाई से कह रही होती है। फाई कहता है मुझे जेड को ढूंढने जाना है, मुझे कराई पॉप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फाई के जाने के बाद पिमाई नो से कहती है हमें दिन को कॉल करके बता देना चाहिए। कराई पॉप की कार एकदम से रुकती है। जेड कार से निकलकर भागने लगती है। कराई पॉप उसे पकड़ लेता है। जेड उसे मारकर जाने लगती है। कराई पॉप उसको मुक्का मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। कराई पॉप जेड को ले जाता है। प्यूक और मिल्क कराई पॉप की कार को ही ढूंढ रहे होते हैं। मिल्क कहती है फाई फोन नहीं उठा रहा है। प्यूक कहता है मैं दिन के पास कॉल करता हूँ। फाई यहाँ पर पहुँचता है। मॉम डैड उससे पूछते हैं क्या हुआ। फाई कहता है मैं जेड के घर जा रहा हूँ, उसे वहाँ बहुत डांट पड़ रही होगी। तभी दिन के पास कॉल आता है। प्यूक के द्वारा उसे पता चलता है उन्होंने जेड को किसी अनजान के साथ जाते हुए देखा है। फाई समझ जाता है ये कराई पॉप ही होगा। प्यूक और मिल्क बता देते हैं कराई पॉप एक होटल पर आया है। फाई बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है। कराई पॉप यहाँ पर जेड का फायदा उठाना चाहता था। फाई होटल मैनेजर से कराई पॉप रूम का नंबर पूछता है। कराई पॉप को डोर नॉक होने की आवाज आती है। वो जैसे ही गेट खोलता है फाई आकर उसे मारने लग जाता है। फाई जेड के पास जाता है। जेड के कपड़ों को ठीक करने लगता है। तभी पीछे से कराई पॉप उसके सर में मार देता है। इससे पहले कि वो फाई के साथ कुछ और कर पाता फाई उसे किक कर देता है। फाई की मार खाकर कराई पॉप बेहोश हो जाता है। फाई जेड को उठाकर कार में ले आता है। दिन से कहता है इसे बेहोश कर दिया गया है। मिल्क प्यूक यहाँ पहुँचते हैं। नो सारी बातें बताता है। फाई जेड के घर गया है। प्यूक कहता है नहीं, जेड को तो हमने कहीं और जाते हुए देखा था, हमने फाई को भी बता दिया है। यह सुनकर ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। प्यूक कहता है उस बंदे को मैं पहचानता हूँ, मैंने जेड के घर में उसे देखा है। उसके डैड उसका भाई दोनों कराई पॉप पर बहुत भरोसा करते हैं। दिन आकर बताता है जेड को हमने बचा लिया है। नेक्स्ट डे जेड को होश आता है। उसके सामने फाई की मॉम थी। जेड को पता चलता है कि वह फाई के घर पर है। वो पूछती है मैं यहाँ कैसे आई। मॉम उसे सारी बातें बताती है। डैड जेड के लिए पॉरेज लाते हैं। जेड को फाई की याद आती है। वह पूछती है वह कैसा है, उसने खाया कि नहीं। डैड मॉम कुछ नहीं बोलते। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चले जाते हैं। जेड कहती है आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। डैड कहते हैं कोई बात नहीं, फाई की जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। फाई के पास मॉम डैड आते हैं। फाई जेड के बारे में पूछता है। डैड कहते हैं जेड तो चली गई। यह सुनकर फाई उदास हो जाता है। कहता है मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। दोनों चले जाते हैं। तभी जेड पीछे से आवाज लगा कर कहती है
क्यों, तुम्हारा मुंह नहीं दुख रहा है क्या बात करने में? फाई उठकर बैठ जाता है। जेड फाई की चोट देखने लगती है, उसे पॉरेज खिलाती है। फाई जेड की चिक्स पर किस करता है। जेड शर्माने लगती है। दोनों को रोमांटिक होता हुआ देख मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। यहाँ सिला हॉस्पिटल पहुँचता है। कराई पॉप कहता है फाई ने मुझ पर अटैक किया, जेड को ले गया। नाटक करते हुए कहता है सिला से, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारा कर्जा खुद ही चुकाना पड़ेगा। सिला कहता है मुझे एक चांस और दे दो। यहाँ जेड बहुत परेशान होती है, कहती है अब सब कुछ हैंडल करना और भी मुश्किल हो गया है। फाई उसे समझाता है तुम्हारे डैड तुम्हारे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। जेड कहती है लेकिन डैड कराई पॉप पर बहुत भरोसा करते हैं। फाई कहता है तुम्हें उन्हें बताना होगा कि वो कितना बुरा है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जेड घर पहुंचती है। सिला ने डैड को पहले ही ना जाने क्या क्या बता दिया होता है। डैड गुस्से में जेड के पास पहुंचते हैं। सिला कहता है तुम पूरी रात घर से बाहर थी, तुम उस फाई के साथ थी ना। डैड कहते हैं तुम उसके साथ होटल गई थी। जेड उन्हें सच बताते हुए कहती है कराई पॉप लेकर गया था वहाँ, फाई ने तो मुझे बचाया है। लेकिन डैड उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। जेड उन पर नाराज होते हुए कहती है आप उस कराई पॉप पर भरोसा कर रहे हैं लेकिन खुद की बेटी पर नहीं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फाई की मॉम से पूछ लीजिएगा, मैं कल वहीं पर थी उनके घर पर। यह सुनकर तो डैड उस पर और चिढ़ने लगते हैं। सिला जेड को ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। जाने से पहले उसका फोन भी ले लेता है। जेड रोने लगती है। फाई यहाँ काफी ट्राई करता है जेड का फोन, लेकिन लगता ही नहीं। जेड कराई पॉप से मिलने पहुँचते हैं। कराई पॉप बहुत बेचारा बनता है। डैड कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी जेड से करा ही दूंगा। ये दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। जेड के फोन पर फाई का कॉल आ रहा होता है। सिला डैड को दिखाते हुए कहता है डैड गुस्से में फोन छीनकर डस्टबिन में डाल देते हैं। यहीं पर उन्हें प्यूक मिल्क दोनों साथ में जाते हुए दिखाई देते हैं। सिला डैड से कहता है देखिए डैड अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कराई पॉप। फाई यहाँ बहुत परेशान होता है। वह कहता है किसी को तो जेड के घर जाकर पता करना पड़ेगा जेड के बारे में। सोचने लगते हैं कौन जाएगा। जेड बहुत दुखी होती है। डैड उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। यह सुनकर जेड खुश होने लगती है। डैड अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अगर तुम कराई पॉप से शादी कर लोगी तो। जेड मना कर देती है। डैड कहते हैं तुम उस फाई से प्यार करती हो, लेकिन वो नहीं करता, वो नाटक कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए, तुम समझ नहीं रही हो। डैड के जाने के बाद वह और रोने लगती है। ये दोनों जेड के बारे में पूछ रहे होते हैं। दोनों चमचे कहते हैं जेड यहाँ पर नहीं है। सिला आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। प्यूक कहता है मैं कल फिर मिलने आऊंगा जेड से, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए मैं जाने से। मिल्क को जेड दिख जाती है। वह इशारे कर रही होती है जेड को, पर जेड का ध्यान ही नहीं होता। वह प्यूक को भी बुलाती है। ये दोनों मिलकर इशारा करते हैं, पर जेड उन्हें देख नहीं पाती। सिला उनसे कहता है तुम गए नहीं अभी तक। मिल्क सिला से कहती है ओए मुझसे इज्जत से बात करना, समझे। उसकी आवाज़ सुन के जेड भी देखती है, उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों चले जाते हैं। मिल्क और प्यूक ने इन्हें बता दिया था कि हमने जेड को घर पर ही देखा है, मगर उन लोगों ने इनकार कर दिया था कि जेड वहाँ नहीं है। दिन कहता है पक्का उन लोगों ने जेड को लॉक करके रखा है। फाई यहाँ बहुत परेशान होता है जेड के लिए। जेड यहाँ रो रही होती है। फाई ने रास्ता निकाल लिया था। वह सीढ़ी के द्वारा जेड के रूम पर पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। जेड फाई को देखकर हैरान हो जाती है। जेड फाई से कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, डैड और भाई ने देख लिया तुमको तो वो पक्का तुम्हें मार देंगे। फाई मना करता है। उसे अपनी हालत बताता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा था, उससे जेड की बहुत चिंता हो रही थी। यहाँ मिल्क प्यूक के साथ घर पहुँचती है। उन दोनों के साथ देख डैड गन चला देते हैं। दोनों एकदम से डर जाते हैं। डैड चिल्लाते हुए कहते हैं प्यूक से तुम मेरी बेटी को सुबह से लेकर गए थे, तुम अब आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात से बहुत खुश होऊंगा। मिल्क प्यूक के सामने आकर उसे बचा रही होती है। डैड कहते हैं आओ हम मैन टू मैन बात करते हैं। फाई यहाँ जेड को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वह बहुत उदास थी। जेड फाई से माफी मांगने लगती है। ये सुनकर फाई कहता है चलो मेरे साथ। जेड मना कर देती है, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरे लिए तुम जितने इम्पोर्टेंट हो उतने ही मेरे डैड भी हैं। ये कहकर उसे हक कर लेती है। डैड की आवाज आती है। फाई को छुपा देती है जेड। डैड कहते हैं खिड़की क्यों खुली है। जेड झूठ बोलकर कहती है मैंने हवा आने के लिए खोली है खिड़की। यहाँ डैड फरमान सुना रहे होते हैं। कराई पॉप जैसे ही हॉस्पिटल से आएगा मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करा दूंगा उससे। जेड कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं। फाई आकर जेड को संभालता है। यहाँ डैड प्यूक का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसे तरह तरह की शर्तें रखते हैं। तुम ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम स्मोक नहीं कर सकते, तुम मीट भी नहीं खा सकते हो। मिल्क धीरे से प्यूक को बताती है आई थिंक मेरे पापा ड्रंक हैं, तुम अभी चले जाओ, बाद में आकर बात करना। अपने डैड को मनाकर ले जाती है। प्यूक वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिन घर वालों को बताता है खेम को होश आने लगा है। फाई जेड को कंसोल कर रहा होता है। जेड कहती है मैं बस तुम्हारी हूँ। फाई जैसे ही किस करने जा रहा होता है
है जेड को, फिर रुक जाता है। वह उससे कहता है जब तुम्हारे डैड राजी हो जाएंगे हमारी शादी के लिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर जेड भी खुश हो जाती है। यहाँ दोनों भाई फाई के कमरे में आकर उसे देखते हैं पर वहाँ नहीं दिखता। दिन को कुछ गड़बड़ लगती है। फाई तो यहाँ सोती हुई जेड को देख रहा होता है। जेड उठकर उसे जाने के लिए बोलती है। यहाँ सिला जैसे ही बाहर निकलता है उसे फाई की जीप में साग सोता हुआ नजर आता है। ये दोनों भाई भी गन लेकर निकल रहे होते हैं। डैड कहते हैं तुम दोनों कहाँ जा रहे हो गन लेकर। मॉम भी इनकी बातें सुन लेती है। फाई सीढ़ी से नीचे उतरता है। तभी यहाँ डैड आ जाते हैं। सिला के साथ दोनों चमचे फाई को पकड़ लेते हैं। जेड चिल्लाती हुई कहती है उसके साथ कुछ मत करना। जेड दौड़ते हुए आती है, कहती है इसे कुछ मत करना, मेरी ही गलती है। डैड जैसे ही फाई को गोली मारने वाले होते हैं फाई की फैमिली आ जाती है। डैड कहते हैं तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की कमरे में कैसे घुस सकता है। मॉम कहती है मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हम उसकी ट्रेडिशनली शादी कराएंगे। डैड कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये लोग फाई को ले जाते हैं। सिला जेड को बुरा भला बोल रहा होता है। डैड कहते हैं अब इसे कुछ मत कहो। सिला डैड से कहता है डैड आप मुझे कैसे रोक सकते हो। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे दुख हुआ है, मैं इसकी कराई पॉप से शादी करा दूंगा। जेड डैड से कहती है डैड आप मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो, मुझे उस गंदे आदमी के साथ क्यों बांधना चाहते हो। डैड कहते हैं अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दिन बताता है मॉम को फाई सो गया है, डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग पिल दे दी थी। डैड खेम के बारे में पूछते हैं। लोम कहता है मैंने फाई को बता दिया है, वो कल खुद खेम को लेने जाएगा। नेक्स्ट डे फाई खेम को लेने हॉस्पिटल पहुंचता है। ये तीनों यहाँ पर छुपे हुए थे। नर्स से जाके पूछते हैं। नर्स कहती है वो तो एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर चमचा कहता है लगता है खेम मर चुका है। सिला खुश हो जाता है। फाई के डैड उसके दोस्त से बात कर रहे होते हैं। वह एक जमीन खरीदने वाले होते हैं। फाई के डैड लैंड के ओनर का नाम पूछते हैं। लैंड के ओनर का नाम सुन के मॉम डैड दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये लैंड जेड के डैड का ही था। यहाँ जेड के डैड पीछे ही खड़े होते हैं। अपना नाम सुन के तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ कराई पॉप के पास याई और पिमाई पहुँचते हैं। कराई पॉप उन्हें नहीं पहचान पाता। याई कहता है मैं आपसे काफी दिनों से मिलना चाह रहा था, मैंने आपके बारे में काफी सुना है, आप एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, मेरी वाइफ को वो जगह बहुत पसंद आ रही है, हम उस जगह को खरीदना चाहते हैं, क्या आप उस लैंड के ओनर से हमारी बात करा सकते हैं। ये सुनकर कराई पॉप कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो लैंड मेरा है, अगर आपको वो लैंड खरीदना है तो आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तभी यहाँ सिला आ जाता है पीछे से। ये दोनों अपना मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। सिला कराई पॉप से कहता है मेरे डैड ने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तुम जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। ये सारी बात जाकर फाई को बता देते हैं। दिनों से कहता है देख मैं पेपर भी निकलवा कर लाया हूँ ओनरशिप के। फाई पेपर देखकर हैरान हो जाता है। कहता है इसमें विटनेस की जगह पर साग का नाम क्यों लिखा है। दिन कहता है साग का एक दोस्त है लॉयर, उसने साग से विटनेस के तौर पर साइन करवाए थे। लोम कहता है मैंने कराई पॉप का बैकग्राउंड चेक करवाया है, उसका बिजनेस तो बैंकरप्ट होने वाला है। दिन कहता है वो ये सब पूरी प्रॉपर्टी पाने के लिए कर रहा है। फाई कहता है लेकिन हम जेड के डैड को कैसे बताएंगे कि अब उस लैंड का ओनर कराई पॉप है। सभी लोग नो की तरफ देखने लगते हैं। नो जेड के डैड के पास पहुंचता है, उनसे उस लैंड के बारे में बात करने लगता है। अंकल अगर आप वो लैंड जेड को दे रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और को मत बेचना, मुझे वो लैंड बहुत पसंद है। डैड कहते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं उस लैंड को क्यों बेचूंगा भला, मैंने तो उस लैंड को बस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है, मेरे फ्रेंड के बेटे के पास बिजनेस के लिए। नो बताता है मेरे डैड ने चेक किया है, अब वो लैंड आपके नाम पर नहीं है। नो एक्टिंग करते हुए नाम याद करने की कोशिश करता है और कराई पॉप का नाम बताता है। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जेड साग से फाई के बारे में पूछती है वो कैसा है। कहता है वह ठीक है। यहाँ फाई के घर पर खेम का डैड आता है जो कि वही बंदा था जिसने सिला से पैसे उधार लिए थे। खेम का डैड कहता है ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, आपने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया है। मॉम कहती है ये सारा नतीजा तुम्हारे उस गैम्बलिंग की वजह से है, तुम्हें वो सब काम अब छोड़ देना चाहिए। भाई बहुत गुस्सा होता है। यहाँ सिला जेड को खींचते हुए लाता है क्योंकि उसने साग के साथ जेड को बात करते हुए सुन लिया था। जेड सिला से कहती है मैं फाई से प्यार करती हूँ। सिला उसे थप्पड़ मारता है। तभी डैड यहाँ पे गुस्से में आते हैं, कहते हैं कराई पॉप और जेड की शादी नहीं होगी। सिला कहता है डैड क्यों। डैड कहता है मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, कराई पॉप ने मेरा लैंड खुद के नाम पे करा लिया। जेड कहती है मैंने आपको वार्न किया था ना। डैड कहते हैं तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम उस फाई को क्या अच्छा समझती हो। जेड कहती है फाई का इससे क्या लेना देना। डैड बताते हैं विटनेस की जगह पर साग का नाम था, वो लोग भी बुरे हैं। दोनों चमचे आकर बताते हैं फाई पुलिस लेकर आया है, साथ ही खेम का डैड भी आया है। यह सुनकर सिला और उसके चमचे भाग जाते हैं। डैड की तबीयत खराब होने लगती है। जेड उन्हें बिठाती है। पुलिस सिला के बारे में पूछती है। डैड कहते हैं मेरा बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता। फाई कहता है मेरे पास एविडेंस है, उसी ने मेरे फार्म में आग लगाई थी और खेम को मारने की कोशिश करी थी। डैड कहते हैं तुम मेरी बेटी को फ्रेम कर रहे हो, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है। फाई जेड के पास आता है। जेड उससे कहती है सिला भी यहाँ नहीं है, मुझे अपने डैड को देखना है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। जेड हॉस्पिटल में होती है। कराई पॉप उसके पास आता है। जेड
जेड उसे थप्पड़ मार देती है। कराई पॉप उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, कहता है तुम अपने होने वाले हस्बैंड को कैसे मार सकती हो। जेड उससे सुनाते हुए कहती है मेरे डैड को सब कुछ पता चल गया है, अब तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी कराई पॉप को कोई बुलाता है। कराई पॉप कहता है मैं बचे हुए पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। बॉस से कहता है आप सिला के पास कॉल करके उसे डराइए। ये लोग सभी बहुत खुश होते हैं। फाई आता है, सभी से कहने लगता है मुझे लगता है जेड मुझसे नाराज है, मैं सिला को अरेस्ट करवाने के लिए गया था, उसके डैड हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। सभी लोग अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं और सभी को शांत होने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें सिला को दिखाते हैं जो कि काफी डरा हुआ था। कराई पॉप उसके पास आता है। सिला कराई पॉप से कहता है मुझे पुलिस से भागने में पैसों की जरूरत पड़ेगी, तुमने मेरे डैड के प्रॉपर्टी के पेपर इतनी इजीली साइन करा लिए, तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे मैं बच सकूं जेल से। तभी बॉस आकर कहता है हम तुम्हें बचा सकते हैं, इसके लिए बस हमें तुम्हारी बहन की मदद की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी कराई पॉप तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है और उसे अपनी वाइफ भी बनाना चाहता है। सिला ये सब सोचने लगता है। यहाँ जेड बहुत परेशान होती है उसकी डैड की ऐसी हालत देखकर। उसे इस समय कहीं ना कहीं फाई की गलती भी लग रही थी। नेक्स्ट सीन में फाई जेड से मिलने उसके फार्म में पहुंचता है। सभी वर्कर्स लोग फाई को मारने वाले होते हैं। जेड आकर उन्हें रोकती है। फाई जेड से बात करने के लिए कहता है। जेड उस पर नाराज होती है। फाई उसे समझा रहा होता है तुम्हारे भाई ने क्राइम किया है। जेड कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो मुझे दिखाओ। उसे उसके डैड की बात भी याद थी। पाक ने भी हेल्प की है कराई पॉप की लैंड को उसके नाम पे कराने। फाई कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। उसे उसके घर लेकर जाता है। खेम उसे बताता है तुम्हारा भाई फाई को मारना चाहता था, उन्होंने मुझे फाई समझकर मारा, मैंने उसका चेहरा देख लिया था इसलिए वो वहाँ से आग लगाकर भाग गया। खेम का डैड बताता है ये पहली बार नहीं है जो सिला ने ऐसा किया है, उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए मैंने उसकी बात मान के फाई की गाय को नुकसान पहुंचाया था। साक भी कहता है मैं तो मेरे फ्रेंड की हेल्प कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि कौन से प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैंने विटनेस के तौर पर साइन कर दिए थे। जेड को भी सारी बातें समझ में आ जाती है। फाई उसे कहता है मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, हम दोनों प्यार से रहें। जेड उसे गुस्से में कहती है क्यों तुम्हारे मन में तो कोई और लड़की है ना जिसके लिए तुम हॉस्पिटल में जाते हो बार बार। फाई कहता है हाँ ये तो सच है। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती है। फाई उसे मनाने जाता है उसके पीछे। उसे कहता है वह केवल जेड से ही लव करता है, वही उसकी लाइफ पार्टनर रहेगी हमेशा। ये सब सुनकर जेड उसे हक कर लेती है। सारे लोग आ जाते हैं, दोनों को छेड़ने लगते हैं। जेड को घर छोड़ने आता है फाई। जाने से पहले उसे कहता है क्या मैं तुम्हारे डैड से मिलने चलूं। जेड मना कर देती है, कहती है डैड तुमसे अभी वैसे भी नाराज हैं, तुम्हें देख लेंगे तो और ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। जेड जैसे ही घर में पहुंचती है उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। वहाँ सिला ही था। सिला को देखकर वो हैरान हो जाती है। उससे कहती है तुमने क्राइम किया है, तुम्हारे खिलाफ सॉलिड एविडेंस है, तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो। सिला कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। जेड कहती है उतने से पैसे में तुम कहाँ भाग पाओगे, और वैसे भी मैं किसी क्रिमिनल की मदद नहीं करती हूँ। सिला उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसे एक चांस और देने के लिए बोलता है, उसे सोचकर फैसला लेने के लिए कहकर चला जाता है। जेड डैड के पास आती है। यहाँ डैड अभी भी सच नहीं मान रहे होते। कहते हैं वो लोग मुझसे नफरत करते हैं ना, इसलिए मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, उससे बदला ले रहे हैं। जेड उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अगर सिला ने कुछ भी नहीं किया होता तो वो इस तरह भागता नहीं, यहीं रुकता। डैड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। नेक्स्ट डे जेड बैंक से पैसे निकलवा कर निकलती है। प्यूक और मिल्क उसे रास्ते में मिल जाते हैं। जेड जल्दी में थी, उन दोनों को एक्सक्यूज करके चली जाती है। मिल्क रेस्टोरेंट पहुँचती है। यहाँ फाई बैठा हुआ था। जेड सिला के पास कॉल करती है। सिला कहता है तुम पैसे ले आई हो क्या। वो कहती है हाँ मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ पर हो। सिला वहीं छुपा हुआ था। यहाँ पर दो गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। कराई पॉप आता है। यहाँ फाई को दिखाते हैं जो एक औरत को खाना खिला रहा होता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। ये वही औरत थी जिससे फाई हॉस्पिटल में मिलने आता है। फाई जब हॉस्पिटल से लौट रहा होता है, कराई पॉप का उसके पास कॉल आता है। उसे पता चलता है कि जेड उसके पास है। यह सुनकर फाई जेड की बहुत चिंता करने लगता है। यहाँ जेड को होश आ जाता है। जेड उसे बुरा भला कहने लगती है। कराई पॉप उसे थप्पड़ मार देता है। जेड उसे कहती है मेरा भाई यही है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर कराई पॉप हंसने लगता है। उसे बताता है सिला ने ही तो मेरी मदद की है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में, सिला ने तुम्हें बेच दिया है। साथ ही कहता है अब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, इसके बाद हम साथ में सिला की अस्थियों को लेने चलेंगे। जेड कहती है तुम सिला के साथ क्या करने वाले हो। कराई पॉप बताता है उसे हम मार देंगे। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है। फाई यहाँ पहुँच जाता है। काफी सारे गुंडे फाई पर हमला कर देते हैं। फाई की ऐसी हालत देखकर जेड को उसकी बहुत चिंता होने लगती है।
है। कराई पॉप फाई को ही दिखाकर जेड के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फाई दोनों गुंडों से खुद को छुड़ाकर कराई पॉप पर हमला कर देता है, उससे गन छीनने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। फाई कराई पॉप को बहुत मारता है, उससे गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को छूने की। जाकर जेड के रस्सियां खोलता है। जेड फाई से कहती है पहले सिला को जाकर बचाओ। फाई कहता है वो बुरा है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। जेड कहती है लेकिन वो मेरा भाई है। यहाँ बॉस के गुंडे पहुँच जाते हैं, सिला को पकड़ लेते हैं, उसे काफी मारते हैं। तभी यहाँ फाई पहुँच जाता है गन लेकर। जेड उनसे कहती है तुम्हारी जितने भी पैसे हैं हम दे देंगे, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। बॉस आकर कहता है 3 दिन में मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जेड कहती है हम 1 हफ्ते में पैसे लौटा देंगे। बॉस वहाँ से चला जाता है। सिला को समझ में आ जाता है उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। वह कहता है पुलिस मुझे ले जाए, उससे पहले मुझे डैड से मिलना है। नेक्स्ट सीन में डैड सिला पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई थी। जेड और फाई डैड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। डैड उससे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम तुम्हारी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। सिला माफी मांगने लगता है। जेड डैड से कहती है कराई पॉप ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया था डैड। डैड उसे काफी सुनाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। जेड सिला से कहती है डैड तुमसे एंग्री नहीं होंगे अगर तुम अपने क्राइम को कबूल कर लो। सिला को अपनी गलती का एहसास होता है, वो जेड से माफी मांगता है, उसे हक करता है। यहाँ पुलिस भी आ जाती है। सिला फाई से माफी मांगता है जाने से पहले मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी बुरा किया है उसके लिए, और सबसे ज्यादा पिम के साथ बुरा किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। फाई उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। अब ये पिम कौन है वो तो हमें आगे पता चलेगा। जेड बहुत परेशान होती है, कहती है मेरा भाई जेल चला गया, मेरे डैड हॉस्पिटल में है, हमारा लैंड भी चला गया। फाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने दिन से बात की है, उसके लिए हम केस कर सकते हैं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जेड फाई से पूछने वाली होती है पिम कौन है, सिला किसकी बात कर रहा था। तभी पीछे से डॉक्टर आती है। फाई से कहती है आओ मैं तुम्हारी चोटें देख लूं। ये दोनों डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। फाई की बहन होती है नाम, उसकी मरहम पट्टी करती है। फाई कहता है तुम मेरी शादी के लिए आई हो ना। नाम कहती है नहीं तुम्हारे फ्यूनरल के लिए आई हूँ, तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ डैड को होश आता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। कहते हैं शुरुआत से गलती मेरी ही थी, जो मैंने अपने बच्चों को नफरत करना ही सिखाया। जेड उन्हें समझाती है डैड आप ऐसा मत सोचिए। जेड को देखकर कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मेरी बेटी हो। उससे सॉरी बोलते हैं। जेड उनसे कहती है आप चिंता मत कीजिए, हमें हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। घर पर नाम से मॉम पूछ रही होती है जेड के डैड को हॉस्पिटल से लीव कब मिल जाएगी। नाम बताती है 2-3 दिन में वह डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जेड के डैड की मदद कैसे की जाए। लोम फाई से कहता है तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे हाथ से मत जाने देना। दिन फाई के कान में बोलता है अगर जेड प्रेग्नेंट हो जाएगी तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। नाम कहती है तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो। वह तीनों कुछ नहीं बताते। नाम कहती है मुझसे भी सिगरेट रखने लगे हो। नेक्स्ट सीन में जेड नाम से उसके डैड के बारे में पूछती है। नाम उसे कहती है तुम्हारे डैड ठीक है। जेड उससे पूछने लगती है नाम 2 मंथ से मेरी पीरियड्स नहीं आए हैं। नाम उसे समझाती है तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, इस वजह से तुम्हारे पीरियड्स लेट होंगे। इसके अलावा एक रीजन और हो सकता है। जेड पूछती है क्या। नाम उसे कहती है प्रेगनेंसी। जेड सोच में पड़ जाती है। मेडिकल स्टोर पर आती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने के लिए। फाई आता है उसके पीछे, उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेड उसे बता नहीं रही होती वह यहाँ किस लिए आई है। उससे कहती है तुम चुपचाप खड़े रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और धीरे से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मांगती है। तभी नो इनको पीछे से आवाज देता है। जेड दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। नो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये दोनों उसको पकड़कर बाहर लाते हैं। वह रोकर कहता है मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ। जेड कहती है धीरे बोलो। फाई उसे बता रहा होता है बैचलर पार्टी वाली रात को हम लोगों ने काफी सारी ड्रिंक कर ली थी ना, तुम हमें रूम में लेकर गए थे ना। तभी नो के पास कॉल आ जाता है। वह बात करने लगता है। कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट आया है, इसके लिए मैं थोड़ा मेकअप कर लेता हूँ। कहकर लिप टिंट निकाल रहा होता है और उसे वो वाली बात भी याद आ जाती है। नो उस दिन के लिए माफी मांगते हुए कहता है उस दिन तुम्हारे कपड़ों पर मेरा लिप टिंट गिर गया था। ये सुनकर जेड हैरान हो जाती है। नो को जब समझ में आता है कि उन्हें क्या गलतफहमी हुई है, वो उन दोनों को समझाने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था। तुम लोगों ने स्लीपिंग पिल खा ली थी गलती से, इस वजह से तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। ये सुनकर तो जेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों इस बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जेड उसके डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने आई थी। ये दोनों बाहर आते हैं। फाई की कार आती है। फाई को देखकर डैड हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जेड उसके डैड को बताती है फाई हम दोनों को घर ले जाने के लिए आया है। यह सुनकर डैड का पारा चढ़ जाता है। वो फाई को बहुत चिल्लाते हैं, उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फाई कोशिश भी करता है उनके क्लोज आने की, मगर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। फाई जा ही रहा होता है, तभी 2 बाइकर्स आते हैं जेड के डैड पर। जैसे ही वह शूट करने वाले होते हैं, जेड उसके डैड के सामने आ जाती है, उससे लग जाती है। फाई भी
अचानक से रुकता है, उन बाइकर्स को बुरी तरह मारने लगता है। यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। फाई जल्दी से जेड के पास भागता है। यहाँ नाम भी आ गई थी। जेड को यह लोग अंदर ले जाते हैं। जेड की कोई सुन नहीं रहा होता। आखिरकार थक हार कर वह फाई को आवाज लगाते हैं, फाई मुझे भी ले चलो। फाई आता है, उन्हें भी लेकर जाता है। जेड को ओटी में ले गए थे। फाई जेड के पीछे पीछे जा रहा होता है। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। नाम उस पर चिल्लाती है, तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तुम यही वेट करो। जेड ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फाई को जेड के लिए इतना परेशान होता देख वह कुछ नहीं कहते। तभी फाई की सारी फैमिली आ जाती है। फाई कहता है, अगर जेड को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैत्री जेड के डैड से कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। जेड के डैड कहते हैं, मैं जिस वुमन को लव करता था पहले तुमने उसे मुझसे छीन लिया, अब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहता है। मैत्री उन्हें समझाता है, वो दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं मान रहे हो। मॉम भी यहाँ आ जाती है, इनकी बातें सुनने लगती है। मैत्री उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, वह नहीं मानते। मैत्री कहते हैं, क्या मैं झुकूंगा तभी तुम मानोगे। ये कहकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चों की खुशियों के लिए हाँ करने के लिए कहते हैं। जेड के डैड कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैत्री कहते हैं, क्या तुमने अब मुझे माफ कर दिया, अब तुम दोनों बच्चों को नहीं रोकोगे ना। फाइनली जेड के डैड हाँ बोल देते हैं। नाम अगर बताती है, जेड ठीक है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फाई जेड के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। जेड होश में आती है, फाई को देख के हैरान हो जाती है। वह कहती है, डैड नाराज हो जाएंगे, तुम यहाँ से जाओ। फाई उसे बताता है कि डैड हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। यह सुनकर तो जेड बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहाँ कराई पॉप के पास दोनों बाइकर्स आते हैं। कराई पॉप उन्हें पे कर रहा होता है उनके काम के लिए। तभी यहाँ पुलिस आकर कराई पॉप को पकड़ लेती है। डैड आकर कहते हैं, हमने इन दोनों बंदों को इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम तक पहुँच सके, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है। यहाँ दोनों दोस्त मिलकर कराई पॉप को जेल भिजवा देते हैं। फाई जेड के पास बैठा होता है। सारे लोग आ जाते हैं। फ्यूक जेड से पूछ रहा होता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। दिन उससे कहता है, तुम इस तरीके से बात करोगे जेड से, फाई तुम्हें जरूर एक पंच मार देगा। जेड कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी मिलकर जेड और फाई को छेड़ने लगते हैं। जेड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जाते वक्त फाई घुटनों पर बैठकर जेड को प्रपोज करता है, क्या वह उससे शादी करेगी पूछता है। सभी लोग जेड को कह रहे होते हैं, हाँ कर दो। वह फाइनली हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में डैड न्यूज़पेपर पढ़कर बता रहे होते हैं, कराई पॉप पकड़ा गया देखो। जेड कहती है, फाई यहाँ अभी तक आया नहीं। जेड रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है, फाई आया कि नहीं। ओनर कहता है, फाई आया था और चला भी गया, मैंने सुना कि वह पिम के पास गया है। यह सुनकर जेड कहती है, फाई ने तो मुझसे कहा था उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। डैड भी यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जेड गुस्से में कहती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस फाई को नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर कहते हैं, ये बताना तो मैं भूल ही गया, मैं पिम की मॉम की बात कर रहा था, पिम की नहीं। ये दोनों फाई का पता पूछकर यहाँ पहुँच जाते हैं। डैड उन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं, देखो कितने प्यार से उसे खाना खिला रहा है। गुस्से में जाते हैं। लड़की का चेहरा देखकर हैरान हो जाते हैं। फाई उन दोनों को बताता है, ये आंटी साव है, पिम की मदर। फाई इन दोनों को स्टोरी शुरू से बताते हुए कहता है, 3 साल पहले सिला और मैं एक ही लड़की को पसंद करते थे जिसका नाम पिम था। पिम को सिला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सिला ने पिम को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जवाब हमेशा ना ही रहा। एक दिन सिला ने पिम से झूठ बोला, जबरदस्ती की, उसका रेप कर दिया। पिम में किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं थी, उसकी मदद को भी नहीं। पिम और उसकी मॉम दोनों चुप कर रहने लगे। पिम से लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं किए और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसकी माँ को इसी बात का सदमा लगा है, इसलिए वह 3 सालों से यहीं पर है इसी हालत में। यह सुनकर डैड बहुत शर्मिंदा होते हैं। जेड बताती है, सिला को जब पुलिस ले जा रही थी, सिला ने फाई से माफी मांगी थी पिम के लिए। इसका मतलब फाई जो कह रहा है वह सच है। जेड फाई से माफी मांगती है उसे गलत समझने के लिए। डैड आकर सिला की गलतियों के लिए माफी मांगते हैं आंटी से। मेरी परवरिश की वजह से ही ये सब हुआ है, उससे माफी मांगते हैं। उन्हें बताते हैं कि मेरा बेटा जेल में है, वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी करेंगे। नेक्स्ट सीन हमें फाई और जेड की एंगेजमेंट का दिखाते हैं। फाई जेड को रिंग पहनाता है। नो जेड से फाई को किस करने के लिए कह रहा होता है। फाई जेड को चैलेंज करता है। जेड उसे सबके सामने किस करती है। तभी नो पीछे से कहता है, फाई तुम कैसे पीछे रह सकते हो। इसके बाद फाई भी जेड को किस करता है। यहाँ डैड आकर उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं, पहले मैं मेरी स्पीच तो दे दूं। वह दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जेड के डैड के बाद फाई के मॉम डैड भी आकर ब्लेसिंग्स देते हैं। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ हमें डैड को आंटी के साथ बैठे हुए दिखाते हैं, जहाँ डैड उनसे कह रहे होते हैं कि अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फाई के मॉम डैड जेड के डैड की बातें सुन रहे होते हैं और काफी खुश भी होते हैं, जो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वॉक पर निकलते हैं एंगेजमेंट के बाद, जहाँ फाई जेड से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वह उसका हर पल ख्याल रखेगा। और इन दोनों के ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।